कमर दर्द और स्पाइन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सर ऐसा कब फ़ील होता है पेशेंट को कि उसको अब न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए? स्पाइन की प्रॉब्लम या कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत कॉमन इसलिए हो रही है क्योंकि अर्बन एरिया में वहाँ पर जो है लाइफ़स्टाइल की प्रॉब्लम है। लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो करना नहीं चाहते या उनके पास टाइम नहीं है। ब्रेन और स्पाइन की कौन-सी ऐसी शुरुआती लक्षण है जो हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए? देखिए ब्रेन और की बात करें तो ब्रेन में सिर दर्द जो है वो सबसे कॉमन लक्षण है। अगर सिर दर्द लगातार हो रहा है, साथ में उल्टी जैसा लग रहा है, उस केस में आपको तुरंत एक ब्रेन के विशेषज्ञ के पास जो कि एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है। सभी लोग मैग्नीशियम ले रहे हैं। लोगों को लगता है कन्फ्यूज़न है तो मैग्नीशियम की कमी होगी। तो सर मैग्नीशियम कितना इफ़ेक्टिव है ब्रेन के लिए? हमारे शरीर को काम करने के लिए हर एक न्यूट्रिएंट की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, हर चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है और वो हमारे को पर्याप्त रूप से हमारे खाने पे मिल जाती है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और वो तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाते हैं। सर उनमें ब्रेन ट्यूमर के क्या सिम्पटम्स शो होते हैं? अब मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। मैं आज यहाँ पर इस समय बैठा हूँ इंटरव्यू के लिए और कल रात को हमारे पास एक बच्चा आया जिसको कि कुछ सिम्पटम्स थे जो कि ब्रेन से ज़्यादा रिलेटेड नहीं थे। पीडियाट्रिशियन उनको ट्रीट कर रहे थे, पर ब्रेन ट्यूमर इतना एडवांस स्टेज में था, वो फैल गया और उसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और वो अब इस समय अपने मौत से लड़ रहा है। बीमारी होती है हाइड्रोसेफेलस, क्या है और इसके सिम्पटम्स क्या हैं? सो अगर हम हाइड्रो की बात करें, हाइड्रो का मतलब है पानी और सिफिलिस की मतलब है सिर। तो सिर के अंदर एक्सेस पानी भर जाना, उसे हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सेंटर केयर फाउंडेशन चैनल पे। हमारी जो सीरीज़ चल रही है हेल्थ अवेयरनेस, आज हमारे साथ जो स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, जिन्होंने 15,000 प्लस न्यूरो सर्जरी करी है और ये हमारे नॉर्थ रीजन के जाने माने डॉक्टर हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं नमस्कार बहुत सर। बढ़िया हूँ। सर हमारी ऑडियंस आपसे मिलना चाहती है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जिसमें हम आज बात करेंगे ब्रेन स्पाइन की, जो कि बहुत सारे मिथ हैं लोगों के अंदर, जो हमें दूर करनी है इस पॉडकास्ट के थ्रू। सबसे पहले सर हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कौन है राहुल गुप्ता और उनका क्या पर्सनल प्रोफाइल है? आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है सर? आपने कैसे एमबीबीएस में आपने एडमिशन लिया और आपने सिर्फ न्यूरो ही क्यों सेलेक्ट किया? प्लीज़ हमारी ऑडियंस को जी बताइए सर। नमस्कार दर्शकों। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता है। मैं प्रेज़ेंटली फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स ओखला में सीनियर डायरेक्टर हूँ ब्रेन और स्पाइन सर्जरी का और मैं 14 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और इससे पहले मैं जीबी पंत हॉस्पिटल और पीजीआई चंडीगढ़ में फैकल्टी मेंबर था और उससे पहले मैंने अपना एमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ में ही किया। मेरी स्कूलिंग दिल्ली के आसपास ही हुई है। मैं फरीदा हम लोग आई वाज़ बोर्न इन दिल्ली और मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुआ था पेरेंट्स के साथ जो कि डॉक्टर्स थे। उन्होंने वहाँ पर अपनी ईएसआई हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट करी थी। उसके बाद स्कूलिंग वहीं हुई। स्कूलिंग के बाद हमने स्टेट का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन दिया जिससे कि रोहतक में सिलेक्शन हुआ। रोहतक के मेडिकल कॉलेज में मैंने जॉइन किया। वहाँ मैंने एमबीबीएस और एमएस दोनों कंप्लीट करने के बाद डिसाइड किया कि आगे सुपर स्पेशलाइजेशन करनी है क्योंकि उस वक्त हालांकि बहुत सारे लोग सिर्फ एमएस जनरल सर्जरी करके भी जॉब कर लेते थे, पर मेरे दिमाग में ये था कि एक बार मैं पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगा तो शायद लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल रहूँगा। मेरे कुछ रिलेटिव्स सुपर स्पेशलिस्ट थे। मेरे एक चाचा जो कि उदयपुर मेडिकल कॉलेज में डीन रिटायर हुए हैं और न्यूरो सर्जन हैं, उनसे प्रेरित होके मैंने न्यूरो सर्जरी को चूज़ किया और फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सपोर्ट ऑफ द फैमिली मेरा सिलेक्शन प्रेस्टिजियस पीजीआई एमएआर चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी में एज एन एमसीएच कैंडिडेट हुआ और वहीं से मेरी न्यूरो सर्जरी की जो है करियर और जर्नी स्टार्ट हुई जिसको कि मैंने बहुत थॉरोली एंजॉय किया। उसके 2 कारण थे एन्जॉयमेंट के। न्यूरो सर्जरी जो है उस वक़्त बहुत ही हार्ड ब्रांच मानी जाती थी क्योंकि रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे और प्लस पेशेंट लोड काफ़ी था, न्यूरो सर्जन्स की पूरे देश में कमी थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी पेशेंट के साथ क्योंकि इस फील्ड में पेशेंट्स का जो है अप एंड डाउन होना बहुत फ़ास्ट रहता था। तो वी वर ऑलवेज़ ऑन अवर टोज़। पर पीजीआई चंडीगढ़ की जो ट्रेनिंग थी, हमारे जो प्रोफ़ेसर्स थे, उनके साथ मिलके हमने जब काम किया तो हम में वो जज़्बा आया कि कैसे पेशेंट को ठीक करना है और कैसे अपनी मेहनत में कमी नहीं लानी, बाकी सब तो सेकेंडरी है। डॉक्टर साहब आजकल देखा जाए तो कमर दर्द और स्पाइन
पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सर ऐसा कब फ़ील होता है पेशेंट को कि उसको अब न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए? स्पाइन की प्रॉब्लम या कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत कॉमन इसलिए हो रही है क्योंकि अर्बन एरिया में वहाँ पर जो है लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्योंकि वो करना नहीं चाहते या उनके पास टाइम नहीं है। उनका जो आहार है वो उतना पौष्टिक नहीं है जो कि पहले के टाइम पे होता था। आजकल मिलावटों की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। स्ट्रेस जो है वो भी हमारे शरीर को जो है वो जल्दी बूढ़ा करता है और हमारी स्पाइन में भी पेन के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसके अलावा जो हमारा काम करने का पैटर्न है, हमारा पोस्चर है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वो भी काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। ख़ासकर जो आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो लोग घर में जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो सोफ़े पे, पलंग पे, बेड पे लेट के, बैठ के जो काम करते हैं, उसमें हमारा स्पाइन का पोस्चर काफ़ी ख़राब होता है। मोबाइल का जो यूज़ है, उसकी वजह से हम हमेशा गर्दन झुका के काम करते हैं, वो भी हमारे गर्दन के लिए हानिकारक है। इसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और काफ़ी सारी हैबिट्स हैं जो कि हमारे स्पाइन के लिए हानिकारक है और उससे हमारे कमर दर्द की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अ, सर जैसे हम देखते हैं कि जो पर्सन है वो सर दर्द और कमर दर्द को बहुत ही कॉमन मान लेता है। वो कहते हैं कि विटामिन डी की कमी हो गई या बी 12 की कमी हो गई जिस वजह से झुनझुनी होती है पैरों में। तो सर पेशेंट बहुत ही मोस्टली इसको इग्नोर करते हैं। सर ये सीरियस कब बन जाता है? तो जो ये झुनझुनी है, सिर दर्द है, कमर दर्द है, ये डेफ़िनिटली बहुत ही आम प्रॉब्लम है और हर किसी को ये कभी ना कभी लाइफ़ में ज़रूर होती है। लेकिन कभी-कभी ये सीरियस बीमारी का इंडिकेशन भी हो सकती है, तो उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कभी-कभी सिर दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा हमारे काम को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, एनोइंग नहीं है, साथ में उल्टी नहीं हो रही या फिर हाथों-पैरों में कमज़ोरी नहीं है या वॉमिटिंग नहीं है, तो हम उसको दवाई से, रेस्ट करके या मेडिटेशन वगैरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कमर दर्द, अगर हमने बहुत ज़्यादा काम किया, भारी सामान उठाया, शाम को दर्द हुआ, सुबह तक ठीक हो गया, तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। पर अगर लगातार दर्द रह रहा है, दर्द पैरों तक जा रहा है, दर्द के साथ झुनझुनी ज़्यादा हो रही है या हमारे ब्लैडर बॉल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो एक अलार्मिंग सिम्पटम है, जिसमें कि हमें तुरंत एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, जो कि एक न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सकता है। तो उन अलग-अलग जो सिम्पटम्स हैं, उनको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर को विज़िट कर लेंगे और वो कुछ टेस्ट या क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से ये रूल आउट कर लेंगे कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर को विज़िट करना से फ़ायदा ही होता है। सर जैसे ब्रेन और स्पाइन की कौन-सी ऐसी शुरुआती लक्षण है जो हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए? जो कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए, ब्रेन और की बात करें तो ब्रेन में सिर दर्द जो है वो सबसे कॉमन लक्षण है। अगर सिर दर्द लगातार हो रहा है, साथ में उल्टी जैसा लग रहा है, दिखाई देने में प्रॉब्लम है, सुनाई देने में प्रॉब्लम है, हाथों-पैरों में कमज़ोरी आ रही है या कभी-कभी बेहोशी वाले एपिसोड्स हो रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, उस केस में आपको तुरंत एक ब्रेन के विशेषज्ञ के पास, जो कि एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, उसके पास विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद एक एमआरआई नाम का जो टेस्ट है वो करवाएगा। एमआरआई जो है हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के बारे में बताती है। कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, कोई ब्रेन के अंदर स्ट्रोक तो नहीं हुआ है, हेमरेज तो नहीं हुआ है या कोई और बीमारी तो नहीं है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट कुछ और टेस्ट भी कराते हैं जिससे कि ब्रेन की गंभीर बीमारियों को पकड़ने में आसानी होती है। तो अगर ये सिम्पटम्स हैं सिर दर्द वाले, साथ में मिर्गी का दौरा है या आँखों में रोशनी कम हो रही है या वीकनेस आ रही है हाथों-पैरों में या स्ट्रोक के सिम्पटम्स हैं, तो आपको ज़रूर एक न्यूरो विशेषज्ञ के पास जाना है और इन्वेस्टिगेट कराना है। जब हम स्पाइन की बात करते हैं तो कमर दर्द मस्कुलर वीकनेस की वजह से, पोस्चर गलत होने की वजह से काफ़ी कॉमनली होता है। लेकिन अगर साथ में पैरों में सुनपना है, झंझनाहट है, काम नहीं कर रहे हैं, वीकनेस आ रही है, हाथों में, उँगलियों में वीकनेस आ रही है या आपके ब्लैडर बॉल की इन्वॉल्वमेंट है या आपको सेंसरी सिम्पटम्स है कि आपको टच करने का महसूस नहीं हो रहा, तो उस केस में भी आपको तुरंत एक स्पाइन विशेषज्ञ के पास जाना है और अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं ताकि कोई भी भयंकर बीमारी है या नहीं है, उसको ढूँढा जा सके या उसको रूल आउट किया जा सके कि वो नहीं है। तो सिम्पटम्स बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड शुड नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है। और सर अच्छा हम ब्रेन की बात करेंगे जो कि आजकल बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स हो रहा है ब्रेन फॉगिंग जिसमें लोग सजेस्ट कर रहे हैं सप्लीमेंट्स जो बहुत ही न्यूट्रिनिस्ट हैं या फार्मासिस्ट हैं या व्हाटएवर डॉक्टर्स भी हैं जो कि बोलते हैं कि मैग्नीशियम लीजिए, मैग्नीशियम की कमी से हो रहा है। तो सर बेसिकली ब्रेन फॉगिंग है क्या? सो ब्रेन फॉगिंग बेसिकली ये है कि आप कंफ्यूजन में हैं, आपको ये नहीं पता नेक्स्ट क्या करना है या आपके साथ मेमोरी लॉस हो रहा है, आप भूल रहे हैं चीज़ों को जल्दी-जल्दी या आप कंफ्यूज रह रहे हैं और आपकी उससे वर्क लाइफ बैलेंस में इफ़ेक्ट आ रहा है या आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे, आपके वर्क प्लेस में या घर में टेंशन्स चल रही हैं, तो वो सब जो है ब्रेन फॉगिंग का कारण भी हो सकता है और ब्रेन फॉगिंग को बढ़ा भी सकता है।
तो ब्रेन फॉगिंग का मतलब बेसिकली ये है कि आप अपने नॉर्मल परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे अपने माइंड की वजह से। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो है स्ट्रेस। ओके। तो हमारे जीवन में स्पेशली जो अर्बन लाइफ लीड कर रहे हैं, उनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि उनको फटाफट करने होते हैं, एक के बाद एक करने होते हैं, कई बार एक साथ करने होते हैं। ओके। तो उसमें जब आपको कन्फ्यूजन होता है तो उसे हम ब्रेन फॉगिंग कहते हैं। डेफिनेटली ब्रेन फॉगिंग को दूर करने के लिए या ब्रेन फॉगिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारी 6 से 7 घंटे की कंटिन्यूअस रात को स्लीप नहीं होगी, अगर हम खाना पीना अच्छा नहीं खाएंगे, अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा होगा या हम बहुत ज़्यादा वीक होंगे, या हमारी न्यूट्रिशन में कमी होगी, या फिर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, या हमारे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या अपना कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं होगी, सारे दिन सिर्फ काम के बारे में सोचेंगे, तो ब्रेन फॉगिंग होना लाजमी है। तो ब्रेन फॉगिंग को ठीक करने के लिए हमें इन्हीं चीज़ों पे केंद्रित करना है। मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं करना है, काम बहुत अच्छे से करना है, सिंसियरिटी से करना है, ताकि वर्क प्लेस पे भी आपको लोग लाइक करें, आपकी चीज़ों को एप्रिशिएट किया जाए। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, तो आपकी माइंड की क्लैरिटी बढ़ती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपका मोरल अप होता है और आप आगे बढ़ते हैं और आप और अच्छे से काम करते हैं। तो फिर ब्रेन फॉगिंग होने का सवाल ही नहीं है। और सर जैसे आजकल ये बहुत ही समस्या जैसे ब्रेन फॉगिंग की हम जैसे बात कर रहे हैं तो सभी लोग मैग्नीशियम ले रहे हैं। लोगों को लगता है कन्फ्यूज़न है तो मैग्नीशियम की कमी होगी। तो सर मैग्नीशियम कितना इफ़ेक्टिव है ब्रेन के लिए? अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, स्पेशली मैग्नीशियम, तो ये हमारे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ना एक वेव आती है। कुछ साल पहले आया विटामिन डी नहीं लोगे तो पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा। हुँ, फिर अभी आ रहा है मैग्नीशियम नहीं लोगे। जी। कभी बाबा रामदेव ने बताया था लौकी नहीं खाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लौकी हुँ, ज़रूर खानी है। हुँ, तो इस तरह हमारा सोशल मीडिया और जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको एक मटेरियल चाहिए, कुछ जिसको कि वो एडवर्टाइज़ कर सके, जिससे कि वो पब्लिक में एक सेंसेशन क्रिएट कर सके ताकि वो पॉपुलर हो सके। हमारे शरीर को काम करने के लिए हर एक न्यूट्रिएंट की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, हर चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है और वो हमारे को पर्याप्त रूप से हमारे खाने पे मिल जाती है। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आजकल हम खाने में चूज़ी हो गए हैं। खाने की क्वालिटी जो है वो थोड़ी-सी ख़राब हो गई है क्योंकि आजकल मिलावट का ज़माना है। अर्बन एरिया में दूध, पनीर, दालें सब कुछ मिलावटी आती हैं, सब में केमिकल्स होते हैं। तो इसलिए कई बार इन सब के कमी होने का अंदेशा रहता है। डेफ़िनिटली हमारे शरीर में जितना हमने अपने रिसर्च में देखा है तो विटामिन डी की कमी मेजॉरिटी ऑफ लोगों में मिलती है और विटामिन डी हमारे कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमारा मैग्नीशियम का हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी के दिनचर्या में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस केस में हम विटामिन डी का लेवल चेक करा के विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। मैग्नीशियम को हफ्ते में या महीने में 8-10 बार ले सकते हैं। लेडीज़ स्पेशली जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है उनको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी बीमारी से स्पेशली पेट रिलेटेड बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस केस में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इन सब की कमी की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो आजकल जिस हिसाब से हमारा खाना है और जिस हिसाब से हमारा स्ट्रेस भरा लाइफ़स्टाइल है, सप्लीमेंट्स मैं सजेस्ट करूँगा कि लेने में कोई बुराई नहीं है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताएँ कि सप्लीमेंट्स लेने हैं बट जो डॉक्टर बताएँगे वो सप्लीमेंट्स लेने हैं, खुद से ही डॉक्टर नहीं बनना है। और दूसरा कि आजकल सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पे बहुत सारा स्टफ़ है, हर कोई हेल्थ कोच ही है। तो प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बोलें कि वो एक एजुकेटेड डॉक्टर के पास ही जाएँ और अपना जो भी उनके न्यूट्रिशन अगर इम्बैलेंस है तो वो उन्हीं से ही ट्रीट करवाएँ। सो इसमें मेरा ये कहना है कि जो मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि एक एक्सरसाइज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। 6 से 7 घंटे की रेगुलर प्रॉपर स्लीप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसके अलावा एक पौष्टिक आहार लेने का बहुत बैलेंस्ड डाइट लेने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम रख पाते हैं, चाहे कैसे भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या कोई भी हॉबी डेवलप करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, तो हमारे को किसी भी न्यूट्रिएंट की लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो हम डेफ़िनिटली अपने डॉक्टर के पास जाएँगे और वो डॉक्टर जो भी हमारे को सप्लीमेंट्स देंगे, न्यूट्रिएंट्स बताएँगे, वो हमें ज़रूर लेने हैं। इसके अलावा अपने आप लेने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका से पता चलता है कि बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों से अमेरिका से सप्लीमेंट्स मँगा रहे हैं, जिसमें फिश लिवर ऑयल है या ओमेगा 3 है, ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं ओवर द काउंटर।
बहुत ज़्यादा लेने में नुकसान भी कर सकती हैं। तो बेटर ये रहेगा कि वो सप्लीमेंट या तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, नहीं तो प्लीज़ कंसल्ट योर फैमिली फिजिशियन या ट्रीटिंग फिजिशियन कि क्या आप उसको लंबे टाइम तक ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ एक्सेस में करने से उसका नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान इतना सटल होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सर, हम बात कर रहे थे कि ब्रेन की, तो सर ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? सो आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल ब्रेन स्ट्रोक काफ़ी कॉमन हो गया है, ब्रेन ट्यूमर के इंसिडेंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं, और हम लोग भी अपने ओपीडीज़ में काफ़ी पेशेंट देखते हैं। ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस कितना बढ़ा है इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर होने का कोई ख़ास कारण पता नहीं चला है। पर ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स अब अवेयर हो गए हैं, तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अब उनका पॉजिटिव माइंड रहता है कि वो उससे लड़ना चाहते हैं और उससे वो ठीक भी होना चाहते हैं। ब्रेन ट्यूमर का सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है सिर दर्द। सिर दर्द के साथ उल्टी आना, आँखों की रोशनी कम होना, सुनाई देने में परेशानी होनी, कई बार दौरे पड़ना, या फिर दिमाग में बेहोशी सी रहना, या साइकेट्रिक सिम्पटम्स आना। यानी जैसे ब्रेन फॉगिंग की बात कर रहे हैं, तो कई बार ब्रेन फॉगिंग भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकती है। या फिर एब्नॉर्मल बिहेवियर होना, गलत तरीके से बिहेव करना, वो सब भी ब्रेन ट्यूमर के सिम्पटम्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड साइज़ ऑफ द ब्रेन ट्यूमर इन द ब्रेन। ओके। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए एमआरआई जो है वो सबसे पर्याप्त इन्वेस्टिगेशन है, जिससे ब्रेन ट्यूमर को ढूंढा भी जा सकता है, और ये भी क्लियर किया जा सकता है कि अगर एमआरआई नॉर्मल है तो ब्रेन ट्यूमर नहीं है। दूसरी तरफ बात करते हैं स्ट्रोक की। तो स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं। जनरली हम जब स्ट्रोक की बात करते हैं तो वो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन के कुछ हिस्से में खून का दौरा बंद हो गया है, नहीं जा पा रहा है, इसलिए ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया है। ये करीब 85% ऑफ टोटल स्ट्रोक पेशेंट्स में देखा जाता है। ये इंसिडेंस हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और उसका मेन रीज़न है लाइफ़स्टाइल। ओके। लाइफ़स्टाइल मतलब हमारा खाने में प्रॉब्लम, हमारे स्लीप में प्रॉब्लम और लैक ऑफ एक्सरसाइज़। इसके अलावा स्मोकिंग का और अल्कोहल का भी स्ट्रोक को बढ़ावा देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और स्ट्रोक प्रेज़ेंट करता है 90% टाइम्स में सडन वीकनेस के साथ, यानी अचानक लकवा होना। चाहे हाथ-पैर कमज़ोर हो, चाहे फेस टेढ़ा हो। कई बार इसमें बैलेंस बिगड़ना या आई सिम्पटम्स भी आ सकते हैं। दूसरे टाइप का स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई है। ये 15% केसेस में देखा जाता है। छोटा ब्लीड है, छोटी जगह छोटा हेमेटोमा बना है, तो उसको कंजर्वेटिवली बिना सर्जरी के दवाई से ट्रीट किया जा सकता है। और अगर बड़ा हेमेटोमा बना है, बड़ी ब्लीडिंग हुई है, तो उसमें हमें कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस तरह के स्ट्रोक के होने के। ओके। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है उसको ज़्यादा खतरा है ब्रेन स्ट्रोक का। डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है हाइपरटेंशन का। हमारी ब्लड वेसल्स को ओवरऑल नुकसान पहुंचाते हैं, ओके। जिससे वो डेलिकेट और स्टिफ हो जाती हैं। तो उसमें स्ट्रोक या शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, जैसे पैरालिसिस की आपने भी बात करी, तो पैरालिसिस में क्या जब पेशेंट पैरालाइज्ड हो जाता है, उसका बॉडी पार्ट एक एक पूरा हाफ पार्ट ही बॉडी का पैरालाइज्ड हो गया, क्या वो क्योरेबल है? पैरालिसिस जो होता है जनरली जैसे स्ट्रोक की वजह से होता है, तो उसमें एक शरीर का हिस्सा जो है वो खराब हो जाता है, अधरंग हो जाता है, लकवा मार जाता है। तो उसमें अगर हम पर्याप्त तरीके से एक्सरसाइज करें तो उस हिस्से को रिकवर किया जा सकता है। रिकवरी यूजुअली 50% से लेकर 95% तक होती है। जितने यंग पेशेंट होंगे, जितना एग्रेसिवली फिजियोथेरेपी करेंगे, उतनी जल्दी ठीक होंगे। साइमल्टेनियसली कुछ मेडिसिन चलनी चाहिए जो कि फर्दर स्ट्रोक होने को प्रिवेंट करें, ताकि दोबारा कोई और लकवा किसी और हिस्से में ना हो। अच्छा सर, जैसे कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई पर्सन होता है, वो नॉर्मल चल रहा है, उसको अचानक से ही बोलने में परेशानी या चलने में परेशानी या शरीर के मतलब ऑर्गन में या पार्ट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सर क्या ये मेडिकल इमरजेंसी होती है? जी हाँ, कोई भी हमारी बॉडी को नुकसान अचानक अगर होता है, अचानक वीकनेस आती है, अचानक बोलने में दिक्कत आती है, अचानक दिखना बंद हो जाता है, अचानक सुनाई देना बंद हो जाता है, या अचानक हमारे ब्लैडर वॉल की इन्वॉल्वमेंट हो गई कि यूरिन नहीं निकल रहा है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें हमारे को हॉस्पिटल विदिन मिनट्स पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ये टीआईए है, यानी कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, तो वो हम उसको इन्वेस्टिगेट करके और उसका कारण ढूंढ के उसको ट्रीट करते हैं। अगर ये फुल फ्लेजेड स्ट्रोक के लक्षण हैं, तो फिर इमीडिएटली कुछ इंजेक्शंस आते हैं या कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जिससे कि उसको रिवर्स किया जा सकता है, ताकि फुल फ्लेजेड स्ट्रोक ना हो। कई बार दौरा पड़ने की वजह से इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें भी हमारे को हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है, ताकि कारण ढूंढ सके किस लिए दौरा आया है, और दौरा दोबारा ना आए उसके लिए दवाई स्टार्ट की जाए।
तो ये अचानक होने वाले जो सिम्टम्स हैं, जो कि ब्रेन स्पाइन से रिलेटेड है, लिम्ब वीकनेस से रिलेटेड है, उसको इग्नोर करना बहुत ही गलत है। और इसमें हमारे को इवन 1 घंटा 2 घंटे भी डिले ना करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, जहां पर कि इस तरह के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। उसमें हमारे को सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन की उस हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी जरूरी है। कई बार इस तरह के लोग कोई छोटे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, और उनका टाइम वेस्ट होता है, जिससे कि एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो कि इसको बिल्कुल ठीक कर सकता है, वो हमसे मिस हो जाता है, और पेशेंट को आजीवन नुकसान का जो झेलना पड़ता है। सर, जैसे हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल समर सीज़न चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो इसमें हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। तो सर ये ब्रेन पे कितना इफ़ेक्ट दे रहा है? सो हीट स्ट्रोक बेसिकली जो है हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और परसिस्टेंटली धूप में रहने की वजह से, उसकी वजह से जो आंखों में और ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से हो जाता है। इससे एज सच कोई ब्रेन में डायरेक्ट और कंप्लीट डैमेज नहीं होता है। ये बेसिकली इसमें पानी की कमी है और आपका जो शरीर गर्म हो रहा है उसकी वजह से है। तो उसमें अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, अपने आप को छाँव में लेके जाते हैं, और या फिर आपके टेम्परेचर को कम करने के लिए जो भी साधन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रिवर्स हो सकता है। तो हीट स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम धूप में डायरेक्ट ज़्यादा देर खड़े ना हो तो छतरी लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और अपना पेट भी जो है भरा रखें। स्पेशली अगर आप सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है, और ट्रीटमेंट तक पहुंचने की ज़रूरत ना पड़े, तो वही सबसे अच्छी चीज़ है हीट स्ट्रोक के लिए। सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ब्रेन पर ही बात करेंगे अभी। सर, जैसे माइग्रेन बहुत ही कॉमन इशू है। हर दूसरे पर्सन को माइग्रेन का इशू रहता है। तो सर इसके सिम्पटम्स बेसिकली क्या होते हैं और ये क्यों जनरेट होता है बॉडी में? क्यों स्टार्ट होता है माइग्रेन? सो माइग्रेन अगर देखा जाए तो वन ऑफ द वेरी कॉमन हेडेक्स है, जो कि हम लोग देखते हैं इंडियन पॉपुलेशन में। और माइग्रेन जो है वो एक तरह से मेरा कहना है, मानना ये है कि ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। इसका मतलब ये होता है कि किसी को सिर दर्द हो रहा है तो उसका कारण या तो कोई ट्यूमर है, या फिर कभी ब्रेन हेमरेज हुआ है, या स्ट्रेस की वजह से है, या फिर कोई और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ब्रेन के जिसकी वजह से है। पर अगर हम एमआरआई करा लेते हैं और सारी हिस्ट्री डिटेल में लेते हैं, और हमें लगता है कि इस तरह की कोई भी पैथोलॉजी ब्रेन में नहीं है, और स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक भी नहीं है, तो फिर हमारे को अलग टाइप के हेडेक्स के बारे में सोचना पड़ता है, जिसमें माइग्रेन एक इम्पॉर्टेंट टाइप का हेडेक है। और माइग्रेन का जो खास कारण है, मेन कारण है, वो अभी तक किसी ने 100% तरीके से उसका जवाब नहीं मिला है, जवाब नहीं है उसके। पर कहा जाता है कि वैस्कुलर हेडेक है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स में जो हमारे ब्रेन के चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है। पर अभी तक इसको साइंटिफिकली 100% प्रूव नहीं किया गया है। माइग्रेन जो है वो, उसमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है, साथ में उल्टी जैसा मन होता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, रोशनी में जाने का, आवाज़ से भी परहेज होता है उस वक्त। तो माइग्रेन हमारा जो है काफ़ी टाइम वेस्ट करता है, हमारे वर्क आवर्स को कम करता है। तो इसलिए माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, जिसमें कि कुछ मेडिसिन आती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, और ये ट्रीटमेंट किसी भी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास आपको मिल सकता है। सर, जैसे हम देखेंगे कि आजकल सभी बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है सबकी। और कोई कोई पर्सन बहुत लंबे समय तक खड़े होके काम करते हैं, और बहुत जो भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो गर्दन ऐसे डाउन करके काम करते हैं। तो सर उस वो जो पोस्चर है उनकी नर्व्स पे कितना इफेक्ट डालता है? सो आजकल जो देखा गया है, जो बीमारियां लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज बढ़ रही हैं, उसका मेन कारण हमारा पोस्चर है। एक आपने बात करी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब हम सारा दिन सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पे कर रहे हैं, चाहे पेपर साइन कर रहे हैं, वो उठ नहीं रहे हैं। हम्म। तो इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, हमारे हार्ट जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, हमारी मसल्स का एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है, और हमारा पोस्चर जो है वो जिस पोस्चर में बैठे हैं वो उसी पे शेप में फिक्स हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर 20-25 मिनट में उठें, स्ट्रेचिंग करें 2 से 3 मिनट के लिए, 2 मिनट की वॉक ले करके आएँ, थोड़ा पानी पिएँ, और अपने आप को थोड़ा, जो उस समय काम कर रहे हैं उससे डी स्ट्रेस करें। चाहे 2 से 3 मिनट के लिए अगर आप करेंगे तो भी वो आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए, रिजुविनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपका सारे दिन इसी तरह का काम है 5 से 7 घंटे का, तो आपके लिए एक्सरसाइज करना दिन में 2 घंटे बहुत ज़रूरी है। ताकि चाहे आप योगा करें, चाहे स्ट्रेचिंग करें, चाहे आप वॉक करें या जिम में एक्सरसाइज करें, लेकिन उसमें आपको हर मसल को मूवमेंट में लेके आना है, हर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको साइकिलिंग या जॉगिंग या वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। माइंड को फ्रेश रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, योगा से भी माइंड फ्रेश होता है। तो अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे और बाकी टाइम आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफ़िनेटली जो मोबाइल हम झुक-झुक के यूज़ करते हैं, उससे हमारे गर्दन में काफ़ी नुकसान पहुँचता है।
डायरेक्टली नर्व की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, पर हमारी हड्डियों और मसल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। और अगर हड्डियाँ और मसल्स हमारी डैमेज हो रही हैं तो नर्व पे भी इनडायरेक्ट असर ज़रूर पड़ेगा। अच्छा सर, हमने अभी बात करी आपने सर कि मेडिटेशन करना चाहिए। तो सर मेडिटेशन कितना इफ़ेक्टिव है एक ह्यूमन बॉडी के लिए? हमारे माइंड को दुरुस्त रखने के लिए मेडिसिन से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। तो जो हमारा मेडिटेशन है वो हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है, और हेल्दी माइंड इज़ हेल्दी बॉडी। अगर आपका माइंड हेल्दी है तो आपकी बॉडी डेफिनेटली हेल्दी रहेगी। तो मेडिटेशन का कोई और वो नहीं है कंपैरिजन किसी और चीज़ से। दिन में आधा घंटा अगर आप मेडिटेशन करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करें, किसी भी फॉर्म में करें, पर आपको ज़रूर करना चाहिए। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, व्हेन यू नो अबाउट योर बॉडी। आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स करती है, और वो आपका रिलैक्सेशन जो है बहुत ज़रूरी है। ओके सर, ऐसा बोला जाता है कि जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है कंपैरिजन टू मेल। क्या कितना सच है ये? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल ज़्यादा स्ट्रेस लेती है या मेल ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ये अपनी पर्सनैलिटी होती है। जो टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, जिनको स्ट्रेस लेने की ज़्यादा आदत होती है, वो लोग स्ट्रेस लेते हैं। दिस इज़ बाय बर्थ, बाय नेचर। पर डेफिनेटली इस सब चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। फीमेल्स के पास वर्कलोड ज़्यादा होता है। उनको, अगर वो वर्किंग वुमेन है, तो उनको घर का काम भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और अपने वर्क प्लेस पे भी जाना है। थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल लाइफ़ रहती है फीमेल्स की, अगर वो अच्छे से काम करती हैं। जो फीमेल्स सिर्फ़ घर पे रहती हैं, उनको भी अपने तरीके के स्ट्रेस होते हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि मेल्स और फीमेल्स में स्ट्रेस का फ़र्क है। मेल्स जो ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो लोग भी स्ट्रेस में रह सकते हैं। तो ये तो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर है। पर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है, हम अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं। और डिस्ट्रेस करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, डेली एक्सरसाइज़, मेडिटेशन, योगा, या कोई भी अच्छी हॉबी को डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो हमारे स्ट्रेस को कम रखेगा, तो हमारी लॉन्गेविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों में फ़ायदा होगा। ओके। और सर अब हम आते हैं स्पाइन पे कि क्योंकि हमारी जो बैकबोन है वो हमारी बॉडी की बैकबोन है, तो उसके लिए हम बात करेंगे सर स्पाइन सर्जरी क्या होती है और मरीजों को कब ज़रूरत पड़ती है कि वो अब सर्जरी की तरफ जाने वाले हैं या एक स्पाइन सर्जन से उनको मिलना चाहिए? हमारा स्पाइन जो है वो हमारे को इरेक्ट रखता है। हम चलते हैं अपने 2 टाँगों पे, भागते हैं, दौड़ते हैं, एज़ कम्पेयर टू मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स जो कि 4 पे चलते हैं। तो ये एक हमारे को गॉड गिफ्ट मिला है 2 पैरों पे चलने का, और अपने हाथों को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर हम अपना खराब पोस्चर रखते हैं, तो उससे हमारे को बैकएक या स्पाइन की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जिसको करेक्ट करने का मेन तरीका है करेक्शन ऑफ पोस्चर या फिजियोथेरेपी। बैक एक की प्रॉब्लम आप मान के चलिए कि 50% लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी होती है, और वो अच्छे खासे लेवल पे होती है, जिससे कि आदमी परेशान होता है। हुँ। एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि लोगों का ये मानना है कि अगर हमें कमर में दर्द हुआ और अगर हम डॉक्टर के पास गए, खासकर स्पाइन सर्जन के पास, वो तुरंत पकड़ के हमारी सर्जरी कर देगा। हुँ। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, भ्रम है, ऐसा नहीं है। जितने लोगों को स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें से 1% से भी कम लोगों को स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे सिम्पटम्स ऐसे हों कि वो हमारे को मजबूर करें डॉक्टर के पास जाने के लिए, और वो डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए जिसमें कि कोई भयंकर बीमारी निकले, जिसके लिए कि सर्जरी ही सिर्फ इलाज है। उस केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे लोग सिर्फ 10-1% से भी कम होते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो है उनको दवाइयों से, चेंज इन लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे कोई नस दब रही हो, या हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो, टेढ़ी हो गई हो, या हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कोई थ्रेट हो, उस केस में। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ पेन के लिए स्पाइन की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम इंडिकेशंस की बात करें, तो इंडिया में कॉमनली स्पाइन की सर्जरी ज़रूरत पड़ती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ट्यूमर्स के लिए, कुछ कंजेनाइटल यानी जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म है, स्कॉलियोसिस है, या फिर कई बार इन्फ्लेमेटरी लीजन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके अलावा जैसे ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, फॉल फ्रॉम हाइट या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें अगर स्पाइन फ्रैक्चर है और खासकर नस दब रही है, तो भी हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आजकल जैसे-जैसे हमें देख रहे हैं कि उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे डीजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। यानी कि लोगों की एजिंग की इस वजह से स्पाइन, जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, उसमें टेढ़ापन आ गया, नस दबने लगी, डिस्क बल्ज हो गया, लिगामेंट फूल गए, और उस केस में अगर सिम्पटम्स आपके एमआरआई फाइंडिंग से कोरिलेट कर रहे हैं, तो भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ यंग लोग जो कि जिम में गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं,
या फिर जो ऊट-पटांग एक्टिविटी करते हैं, कूदा-फांदी ज़्यादा करते हैं, उनकी डिस्क की प्रॉब्लम होती है, तब कभी-कभी उनको भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा सर, ऐसा देखा गया है, जैसे मैं एक फीमेल की बात करूँगी, आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल्स होती हैं, उनको बैकबोन का इश्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, कमर दर्द उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको कब एक स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए? हम जब लेडीज़ की बात करते हैं और जब उनकी प्रेगनेंसी होती है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन के चेंजेज़ होते हैं, जो कि हमारे स्पाइन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अलावा उनको अपना बेबी का वेट भी कैरी करना पड़ता है, करीब 4 से 5 किलो उनको कैरी करना पड़ता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और डेफ़िनेटली जब वो चलते हैं तो उनके बैक के ऊपर काफ़ी ज़ोर पड़ता है। इसीलिए जो है बेबी जो डिलीवर होता है उससे पहले भी एक्सरसाइज़ के लिए लेडीज़ को बोला जाता है, उनको एक्टिव रहने के लिए बोला जाता है। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें रेस्ट करना होता है, अदरवाइज़ लेडीज़ को बोला जाता है कि डिलीवरी की ड्यू डेट से 4 दिन पहले तक भी आप अपने ऑफ़िस में अपने काम को कर सकते हैं। बेबी डिलीवर होने के बाद कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे स्पाइन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो कि लेडीज़ को करनी चाहिए, जिससे कि उनकी स्पाइन दुरुस्त रहे। डेफिनेटली हार्मोन चेंजेस की वजह से हमारे स्पाइन में जो है लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा एक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्रॉनिक बैकएक रहता है। और उसका भी रीज़न ये है कि किडनी खराब होने की वजह से सीआरएफ यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो जाती है, हमारी स्पाइन वीक हो जाती है। तो उन लोगों को भी कुछ दवाइयाँ और रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने स्पाइन को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सर क्या हर स्लिप डिस्क के मरीज़ को सर्जरी करवानी पड़ती है? स्लिप डिस्क बेसिकली एक लेमैन टर्म है। स्लिप डिस्क का मतलब होता है कि डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो गई है। अब हम बात करें तो डिस्क में डीजनरेशन यानी डिस्क की जो का बुढ़ापा या डिस्क जो खराब हो रही है, उसके बहुत सारे फेजेज़ या स्टेजेज़ होते हैं। हमारी डिस्क जो है वो बेसिकली एक तरह से कुशन है 2 हड्डियों के बीच में स्पाइन के, ताकि वो आपस में रगड़ ना खाएँ और हम स्मूथली अपनी एक्टिविटी को कर सकें, बेंड हो सके, जंप कर सकें और एक्सरसाइज कर सकें। पर सबसे पहली स्टेज में डिस्क के अंदर जो पानी होता है, जो उसकी इलास्टिसिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो अगर एमआरआई में हम देखते हैं तो नॉर्मली डिस्क जो है उसका कवर जो होता है वो ब्लैक से कलर का होता है, सेंटर में व्हाइट कलर का एरिया आता है, व्हाइट का मतलब है उसमें पानी है। हुँ। पर डिस्क जब सूख जाती है तो सारी डिस्क ब्लैक हो जाती है और उसको ब्लैक डिस्क कहते हैं। उस वक़्त कोई बल्ज नहीं होता, पर डिस्क का कलर चेंज हो गया, उसके अंदर से पानी खत्म हो गया, वो थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है, उससे भी कमर दर्द हो सकता है। ऐसे केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, हमारे को एक्सरसाइज़ करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके। कई बार डिस्क का जो बाहर की आउटर कवरिंग है, जो उसके गिलाफ है, तकिए का गिलाफ की तरह होता है, अंदर रुई है, बाहर तकिए का गिलाफ है, तो अगर गिलाफ फट जाता है और अंदर रुई जैसा सॉफ्ट मटेरियल बाहर आ जाता है, थोड़ा-सा जब बाहर आता है, तो उसको रप्चर्ड डिस्क कहते हैं। उस केस में कोई नस नहीं दब रही, पर वहाँ रप्चर हुआ है, इसलिए भी आपको पेन हो सकता है, तो उस केस में भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, एक्सरसाइज करनी है, कुछ दवाइयाँ लेनी है और वो धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। पर अगर वो डिस्क रप्चर होके अंदर का मटेरियल ज़्यादा बाहर आ गया और वो नसों को दबाता है, तो उस केस में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो उसे कहते हैं प्रोलैप्स्ड डिस्क या एक्सट्रूडेड डिस्क, जिसमें डिस्क का पोर्शन बाहर आके नस को दबा रहा है। ओके। कई बार डिस्क जो है बाहर निकलती है, हड्डी कमज़ोर होती है, तो हड्डी में मूवमेंट आ जाती है, हड्डी हिलने लगती है एक-दूसरे की रिस्पेक्ट में। उसे एंटेरो या रेस्टोलिस्थेसिस कहते हैं, यानी कि उसमें हड्डी एक-दूसरे की कंपैरिज़न में आगे-पीछे हो रही है और वो मूवमेंट में आगे-पीछे होना और बढ़ रहा है। उस केस में भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो स्लिप डिस्क इज़ अ लेमैन टर्म, और उसके साइंटिफिक बहुत सारे डिफरेंट तरीके की स्लिप डिस्क होती हैं, जिसमें कुछ जगहों पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मेजॉरिटी को दवाइयों से, फिज़ियोथेरेपी से और प्रिकॉशन से ही ठीक किया जा सकता है। ओके सर। सर मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? हाँ जी। तो स्पाइन सर्जरी जो है पिछले 50 साल से 100 साल से हो रही है, और शुरू में जब हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्निक्स नहीं थी, गैजेट्स नहीं थे, तो उस वक्त हम पूरा पीछे से खोल के और स्पाइन सर्जरी करते थे। उसमें 50% पेशेंट कामयाब होते थे, 50% सर्जरीज फेल हो जाती थी। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे रिसर्च आई, तो लास्ट 15-20 साल में स्पाइन सर्जरी में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और हमारे पास डिफरेंट गैजेट्स आए हैं, जिससे स्पाइन सर्जरी को सेफ बनाया गया है। ओके। जो सेफ बनाया गया उसमें सर्जरीज में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आई हैं? एमआरआई, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंटेशन और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सक्शन मशीन, कॉटरी मशीन, क्यूजा मशीन, स्पेशल ड्रिल्स, ये सब चीज़ें आई हैं जिससे कि सर्जरी सेफ हुई है। ओके। जैसे-जैसे हमारे माइक्रोस्कोप से मैग्नीफिकेशन बढ़ता गया, जैसे-जैसे लाइट की पेनिट्रेशन जाती गई, वैसे-वैसे हमारा जो साइज़ ऑफ इंसिजन है, वो छोटा होता चला गया, क्योंकि जो हमने काम करना है अंदर स्पाइन के पास, वो तो छोटी जगह पे ही करना है। पर उस छोटी जगह को देखने के लिए अगर हम बड़ा इंसिजन देते हैं, तो उससे और नुकसान होने का चांस होता है। तो मिनिमली इन्वेसिव का मतलब होता है कि हम छोटे चीरे से, चमड़ी के छोटे चीरे से
या मसल के छोटे चीरे से मसल को छोटे से एरिया से डिसेक्ट करके जहाँ हमें मेन काम करना है हड्डी के ऊपर, नर्व के ऊपर, लिगामेंट के ऊपर, वो हम कर सकें। तो मिनिमली इन्वेसिव मतलब कम से कम चीरा-फाड़ी करके और जो हमें काम करना है स्पाइन में वो हम कर पाएँ। इसके लिए एंडोस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हाई स्पीड ड्रिल का और जो नेविगेशन है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। और सर जैसे ये जो स्पाइन सर्जरी होती है सर, इसमें इसको रिकवरी में कितना टाइम लगता है? तो स्पाइन सर्जरी जो होती है अगर वो डिस्क के लिए हुई है तो डिस्क वाला एरिया जो है धीरे धीरे फाइब्रोज होगा, उसके अंदर नॉर्मलसी आएगी जिसमें महीने से 1.5 महीना लग सकता है। ओके। उस वक्त आपको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। अगर हमने इम्प्लांट लगाया है, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं वहाँ पर, तो उस केस में रिकवरी जल्दी हो सकती है। हम 2 से 3 हफ्ते में अपने काम पे नॉर्मल आ सकते हैं। वुंड हीलिंग, स्किन की हीलिंग को 2 से 2 हफ्ते करीब लगते हैं। मसल्स को भी हील होने में 15-20 दिन लगते हैं। और मसल्स को हील होने के लिए हमारे को शुरू में रेस्ट और बाद में रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि मसल्स की हीलिंग जल्दी हो सके। तो ओवरऑल रिकवरी की बात करें स्पाइन सर्जरी के बाद, छोटी सर्जरी के बाद 2-3 हफ्ते में और बड़ी सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्ते में रिकवरी हो सकती है। पर अगर पहले से पैर कमज़ोर है, हाथ कमज़ोर है, सुनपना है या यूरिन नहीं आ रहा है, तो रिकवरी में कई महीने भी और साल भी लग सकते हैं। ओके। सर सर्विकल और लंबर सर्जरी में क्या डिफरेंस है? तो जब हम सर्वाइकल की बात करते हैं तो ये बड़ा कॉमनली यूज़ टर्म है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सर्वाइकल हो गया है मुझे। सर्वाइकल का मतलब है गर्दन में दर्द होना। तो सर्वाइकल बेसिकली मीन्स कि हमारी जो गर्दन की 7 हड्डियाँ हैं, उनको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, यानी गर्दन की हड्डियाँ कहते हैं। और लंबर जो हम बात करते हैं, वो नीचे की 5 हड्डियों की बात करते हैं, जो जिस कमर के पार्ट से हम लोग झुकते हैं, टेढ़े-मेढ़े होते हैं। तो सर्वाइकल में क्या खास बात होती है कि इसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि ब्रेन के सारे सिग्नल हमारी बॉडी में लेके जाती है। तो किसी भी तरह की इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में होती है तो उससे पूरा शरीर इफेक्ट हो सकता है। साथ में जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में गैप्स होते हैं जिससे नर्व्स निकल के जाती है जो हमारी हाथों को सप्लाई करती है। लंबर में स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है क्योंकि लंबर के अपर पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड का एंड हो जाता है। लंबर रीजन में सिर्फ नर्व्स होती हैं और नर्व्स नीचे तक जाके साइड से निकलती हैं हर एक लेवल पे सप्लाई करने के लिए। पर वहाँ पर इंपॉर्टेंट नर्व्स कौन-सी होती हैं? जो हमारे ब्लैडर बाउल को कंट्रोल करती हैं। क्योंकि अगर एक नर्व डैमेज हुई तो इतना नुकसान नहीं है, पर अगर कई सारी नर्व डैमेज हो जाती है तो हमारा पेशाब बंद हो सकता है, यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो सर्वाइकल और लंबर के डिफरेंट तरीके के डिजीज़ेज़ होती हैं और डिफरेंट तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। ओके। सर सर्वाइकल सर्जरी से सबसे जुड़े सबसे ज़्यादा मिथ क्या हैं? सो सर्वाइकल की जो सर्जरी है उसमें जो है या तो दर्द होगा हमारे को सिम्टम्स में या फिर हाथों पैरों में कमजोरी होगी स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स के कंप्रेशन की वजह से। इसकी सर्जरी जो है वो कंपैरेटिवली सेफ मानी जाती है इसलिए क्योंकि इसमें हम हाई एंड गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, हाई स्पीड ड्रिल है, कई बार न्यूरो मॉनिटरिंग, कई बार न्यूरो नेविगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। पर अगर एक सक्सेसफुल सर्जरी हो जाती है सर्वाइकल की तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारा नेक जो है वो बहुत वेट बेरिंग एरिया नहीं है। तो रिकवरी फास्टर होती है और पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। इसमें कुछ महीनों के लिए, हफ्तों के लिए कॉलर पहनना पड़ता है। पर अगर हम लंबर सर्जरी की बात करते हैं तो लंबर सर्जरी में हमारे पूरे शरीर का वेट पड़ रहा है। हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, झुक रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो उसमें स्पाइन की सर्जरी में जो है रिकवरी में भी टाइम लगता है और कई बार थोड़ा बहुत दर्द परसिस्टेंट लंबे टाइम तक रह भी सकता है। ओके। और सर बच्चों में और बुजुर्गों में जैसे दोनों का अगर हम आप ट्रीटमेंट आपने किया ही है, तो सर डिफरेंस क्या आया है? जैसे देखिए ऐसा है कि बच्चों की बीमारियां डिफरेंट होती हैं, बुजुर्गों की बीमारियां डिफरेंट होती हैं। बच्चों में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बच्चे जल्दी से रिकवर करते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बच्चे खुद शैतान होते हैं, एक्टिव होते हैं, अपना काम कर सकते हैं और रिकवरी इज़ फास्टर। और वो ग्रोइंग ब्रेन और स्पाइन होता है तो उसमें रिकवरी फास्टर होती है क्योंकि उसमें नए टिश्यूज़ भी बन जाते हैं। इन कंपैरिजन अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उसमें जो डिजीज़ प्रोफाइल है वो डिफरेंट है। डीजेनरेटिव डिजीजेस, कैंसर ज़्यादा होते हैं। उस केस में रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और उसमें जो है कई बार हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, नसें कमज़ोर होती हैं, तो पूरी तरह से रिकवरी हो भी नहीं पाती है। पर बुजुर्गों में हमारा एम डिफरेंट होता है। हमारा एम ये होता है कि हम उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकें ताकि वो एटलीस्ट अपने खुद के काम कर सकें, अपने टॉयलेट बाथरूम खुद जा सकें और किसी भी केयर गिवर पे डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि आजकल की बिजी सोसाइटी में स्पेशली अर्बन एरिया में, सिटीज़ में किसी के पास भी अपने बुजुर्गों का ध्यान रखने का टाइम नहीं है। वो फिर ऐसे पेशेंट्स को ओल्ड एज होम भेज देते हैं जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और सर क्या बच्चों को बार-बार सर दर्द या उल्टी आना कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या के संकेत हैं?
डेफ़िनेटली अगर लगातार सिर दर्द हो रहा है और उल्टी आ रही है तो हमारे को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। 1 से 2% केसेज़ में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज या कोई कंजेनाइटल ब्रेन के अंदर डिफेक्ट हो सकता है जिसको कि हमें डायग्नोज़ करना है और उसका जो भी ट्रीटमेंट होना है वो हमें कराना है। किसी भी तरह के सिम्पटम्स को नेग्लेक्ट करना आज के दौर में जब ईज़िली एमआरआई और डॉक्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो गलत है। हो सकता है 95% टाइम्स आपके इन्वेस्टिगेशंस, आपकी डॉक्टर की सलाह ये शो करें कि सब कुछ नॉर्मल है, पर उसको हमें वेस्टेज नहीं मानना है। क्योंकि नॉर्मल निकला है वो भी तो एक तरीके का ट्रीटमेंट है। और उसके बाद अगर एक बार आप कंफर्म हो गए कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप एक अच्छी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जाना या इन्वेस्टिगेट कराना एक गलत बात नहीं है, पैसों की वेस्टेज नहीं है, टाइम की वेस्टेज नहीं है, पर वो आपके हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए एक तरह से एक स्टार्टिंग पॉइंट है। सर बच्चों में जैसे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाते हैं। सर उनमें ब्रेन ट्यूमर के क्या सिम्पटम्स शो होते हैं? अब मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। मैं आज यहाँ पर इस समय बैठा हूँ इंटरव्यू के लिए और कल रात को हमारे पास एक बच्चा आया जिसको कि कुछ सिम्पटम्स थे जो कि ब्रेन से ज़्यादा रिलेटेड नहीं थे। पीडियाट्रिशियन उनको ट्रीट कर रहे थे। पर जब उनको अचानक बेहोशी हुई तो उन्होंने उस बच्चे का एमआरआई कराया जिसमें कि एक लार्ज ब्रेन ट्यूमर निकला। हमने उसमें साथ में पानी का प्रेशर भी बढ़ रहा था तो हमने पानी का प्रेशर रिलीव करने के लिए नलकी डाल दी। पर ब्रेन ट्यूमर इतना एडवांस स्टेज में था, वो फैल गया और उसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और वो अब इस समय अपने मौत से लड़ रहा है। तो ब्रेन ट्यूमर के सिम्पटम्स अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो कई बार हमारे को बहुत मुँह की खानी पड़ती है और बहुत नुकसान भी हो सकता है। बच्चों में अगर हम बात करें जिनकी उम्र 3-4 साल से कम है तो उसमें भी ब्रेन ट्यूमर काफ़ी कॉमन है। जितनी कम एज होती है उतने कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो खाना नहीं ले रहे हैं, बच्चे उल्टी कर रहे हैं बार-बार, उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है या आँखें ऊपर चढ़ रही हैं, हाथों-पैरों में मूवमेंट कम हो गई है, बहुत रो रहे हैं, इरिटेबल हो रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तो वो बच्चों में ब्रेन ट्यूमर होने के संकेत हैं और उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तुरंत पीडियाट्रिशियन या किसी न्यूरो विशेषज्ञ के पास आपने जाना है ताकि एमआरआई कराया जा सके। एमआरआई से अच्छा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है ब्रेन ट्यूमर को जाँचने के लिए या ये रूल आउट करने के लिए कि ब्रेन ट्यूमर नहीं है। आज से 10-15 साल पहले जब एमआरआई महँगा हुआ करता था, सेंटर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मैं मान सकता हूँ कि लोग अपनी बीमारी नेग्लेक्ट कर देते थे या लगता था कि एमआरआई क्यों कराएँ, ज़रूरत नहीं है। पर आज के दौर में जब एमआरआई के सेंटर हर किलोमीटर पे अवेलेबल हैं, तो एमआरआई नहीं कराना किसी भी ब्रेन या स्पाइन रिलेटेड संबंधित डिसीज़ के लिए मेरे ख्याल से बहुत गलत है, क्रिमिनल है। कल ही ओपीडी में एक पेशेंट आए जिनके कि एक हाथ सुन्न हो रहा था, उँगलियाँ काम नहीं कर रही थी। 7 महीने से कई डॉक्टर्स के इन्होंने चक्कर काटे और किसी भी डॉक्टर ने उनको दवाई लिखने के अलावा एमआरआई नहीं कराया। 4 दिन पहले किसी डॉक्टर ने क्या, उनके ही बेटे ने जो कि एक डॉक्टर है, उसने एमआरआई कराया, तो उसमें एक डिस्क बाहर निकल के नस को दबा रही थी और वही कारण था जिससे उनके हाथों में कमज़ोरी थी, सुनपना था और वो हाथ एक तरह से अब वेस्ट होने वाला है। अब हमने उनकी सर्जरी नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करी है। तो आप देखिए डॉक्टर के फादर और जो 7 महीने से वीकनेस के लिए परेशान हैं, कई न्यूरो विशेषज्ञ के पास गए, उन्होंने भी न्यूरो सर्जन के पास गए होते तो उन्होंने एमआरआई तुरंत करा लिया होता, पर बहुत सारे लोगों के पास गए, किसी ने उनका एमआरआई नहीं कराया। तो ये एक एमआरआई नहीं कराना मेरे हिसाब से आज की डेट में सबसे गलत है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि बॉडी के अंदर स्टील या लोहा लगा हुआ है, वो एमआरआई के लिए का वो नहीं है कैपेबल क्योंकि वो स्टील जो है वो एमआरआई मशीन में नहीं जा सकता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पब्लिक से आपके माध्यम से कि लोग कोई भी इम्प्लांट अपने अंदर लगवा रहे हैं, चाहे फ्रैक्चर के लिए, चाहे कोई डिवाइस लगवा रहे हैं या कोई स्टेंट लगवा रहे हैं, ये ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछें कि उसमें स्टील तो नहीं है क्योंकि लोहा अगर लगा है तो आप एमआरआई नहीं करा पाएँगे और वो ब्रेन और स्पाइन डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए एमआरआई बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। थैंक यू सो मच सर। आपने ये बहुत ही मतलब अवेयरनेस वाली बात बताई है कि कुछ भी अगर इम्प्लांट अगर लगवा रखा है तो एमआरआई नहीं हो पाएगा। और सर हम बात कर रहे थे बच्चों की तो सर एक बीमारी होती है हाइड्रोसिफेलिस, क्या है और इसके सिम्पटम्स क्या हैं? सो अगर हम हाइड्रो की बात करें, हाइड्रो का मतलब है पानी और सिफिलिस की मतलब है सिर। तो सिर के अंदर एक्सेस पानी भर जाना, उसे हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। नॉर्मल आदमी के अंदर भी ब्रेन में पानी होता है। अगर आपने कभी गौर किया हो हिस्ट्री में तो जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई हैं, जितनी भी सिटीज़ बनी हैं, वो सब नदी के किनारे बनी है क्योंकि नदी जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है। नावें, बोट्स जो हैं वो हमारी कार और ट्रेन से बहुत-बहुत पहले बनी और वो इस्तेमाल होती थी ट्रांसपोर्ट के लिए।
ऐसे ही ब्रेन के न्यूट्रिशन के लिए ब्लड वेसल्स के अलावा पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और पानी के जरिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन का पानी है वो हमारे सिर को, हमारे स्कल के अंदर तैरा के रखता है, तैरता रहता है। नहीं तो अगर हमारा स्कल और ब्रेन टाइटली एक दूसरे से फिट होगा तो उस केस में ब्रेन की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा झटका लगेगा तो भी हमारे ब्रेन में डैमेज हो सकता है, पर वो जो पानी है वो हमारे ब्रेन को स्कल के अंदर फ्लोट कराता है। तो हर आदमी या औरत के अंदर ब्रेन में पानी है, और वो करीब करीब 75 से 100 ml के करीब होता है। स्पाइन का भी पानी मिला लें तो करीब 150-200 ml के बीच में होता है। ओके। पर अगर वो पानी की मात्रा किसी वजह से बढ़ जाती है तो उसे हाइड्रोकेफलस कहते हैं। पानी जो है वो सिर के ऊपर वाले हिस्से में बनता है, वेंट्रिकल्स के अंदर, और वहां से धीरे धीरे बह के वो स्पाइन से जाके और फिर ब्रेन की सतह पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके। कहीं पर भी रास्ते में अगर रुकावट है, जैसे अगर कोई बांध बना दिया तो पीछे की तरफ रुकावट हो जाती है, वैसे ही ब्रेन में अगर किसी वजह से रुकावट है, रुकावट के कारण इन्फेक्शन हो सकते हैं, जन्म से रुकावट हो सकती है, कोई ट्यूमर की वजह से रुकावट हो सकती है, तो उस केस में वो पानी का रास्ता रुक जाता है, तो उसे हाइड्रोकेफलस कहते हैं, और उस पानी का प्रेशर बढ़ने से मरीज को नुकसान हो सकता है। कई बार इन्फेक्शन या ब्रेन हेमरेज की वजह से जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो कि बहुत छोटे-छोटे सेल्स हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वहाँ पर भी रुकावट हो सकती है, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोकेफलस हो सकता है। अगर सारे दिन में हमारा 350 से 500 एमएल पानी बनता है और इतना ही पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, अगर 5-10 एमएल पानी एब्जॉर्ब होना भी कम हो जाता है, तो उससे फिर वो पानी का जो है प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसे हाइड्रोकेफलस कहते हैं। ओके। और सर, स्पीना बिफिडा वाले बच्चों को क्या बीमारी के संकेत होते हैं और उनको कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ, मैंने जैसे बताया कि जो जन्मजात बीमारियाँ होती हैं, उसमें स्पिना बाइफिटा यानी स्पाइना बाइफिटा जो है बड़ी कॉमन बीमारी है। ये खासकर उन लोगों में दी जाती देखी जाती है जिनमें जन्म के टाइम पे, जिनमें बच्चे होने के टाइम पे माँओं ने फॉलिक एसिड नहीं खाया होता, ओके। उसका एक कोरिलेशन मिला है। तो इसलिए अगर इंडिया में हम देखें तो बहुत सारे लोग फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन लेते हैं, पर गाँव में उस तरह का सप्लीमेंटेशन नहीं है, तो काफ़ी पेशेंट जो गाँव से आते हैं उनमें स्पाइना बाइफिडा हमने देखा है। स्पाइना बाइफिडा में हमारी जो स्पाइन है, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाती। वो जो स्पाइनल या जो स्पाइन की जो बोन्स हैं, वो बंद होने की बजाय खुली रह जाती हैं, और स्पाइन के अंदर जो नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड है, वो बाहर की तरफ आ जाती है। कई बार चमड़ी से बाहर आ जाती हैं, कई बार चमड़ी के अंदर रहती हैं, पर उसके ऊपर बोनी कवरिंग नहीं होती। तो इसे स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। स्पाइना मतलब स्पाइन, बाई मतलब 2, और फिडा मतलब खुला हुआ। तो स्पाइना बाइफिडा मतलब हमारा स्पाइन जो है पीछे से खुला हुआ है। इसमें बहुत तरीके की बीमारियाँ होती हैं, और कुछ हमारी कंपैटिबल विद लाइफ नहीं होती, कुछ बीमारियों को हमें सर्जरी करके ट्रीट करना पड़ता है, कुछ बीमारियाँ अपने आप भी चलती रहती हैं पर उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये स्पाइना बाइफिटा जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है बच्चों के पैरों में या हाथों में वीकनेस होने का या ब्लैडर बॉल इन्वॉल्वमेंट का, और उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी सफ़र करती है। ओके। और सर, जैसे बच्चों में जब मिर्गी आती है, तो क्या मिर्गी की सर्जरी भी होती है जी। बच्चों में? मिर्गी के दौरे पता नहीं कितने हज़ारों साल से देखने को मिले हैं, और उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लोगों ने करे हैं। देसी इलाज है, मछली खिलाना है, जादू टोना करना है, पुड़िया में दवाई देना है, ये सब चीज़ें हम सब ने सुनी हुई हैं, क्योंकि मिर्गी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो हताश हो जाते हैं कि उनका क्या ट्रीटमेंट है। कई लोग ठीक होते हैं, कई लोग नहीं होते। पर मिर्गी जो है बेसिकली अगर हम देखें तो एक साइंटिफिक बीमारी है, जिसमें ब्रेन में ओवर एक्टिविटी की वजह से किसी भी हिस्से का एक्सेसिव मूवमेंट हो जाता है, या बेहोशी आ जाती है, या कई बार हम एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, वो भी एक तरह की मिर्गी होती है। तो इसके लिए हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल है जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। 80 से 90% बच्चों में मिर्गी के दौरे होने का कोई ख़ास कारण नहीं होता, तो इसलिए हमारे को सिर्फ़ दवाई से ट्रीट करना पड़ता है। कई बार ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, यानी कुछ साल दवाई खिलाई तो मिर्गी परमानेंटली ठीक हो गई। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें 15 साल तक मिर्गी का दौरा दोबारा नहीं पड़ता, दवाई भी बंद हो जाती है, और फिर अचानक बड़े होने पे एक बार दौरा पड़ जाता है। तो मिर्गी के वेरियस प्रेज़ेंटेशन होते हैं, और किसी भी आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ने का 0.5 टू 1% चांस हो सकता है। ओके। उसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो कि ब्रेन की इरिटेशन को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा हो सकता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, या फिर कोई जन्म से ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, उसकी वजह से भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। उसमें अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है, टीबी है, तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, हेमरेज हुआ है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, तो उसको हम सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या एडल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ब्रेन में कोई ट्यूमर इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है, ब्रेन ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है या माइनर डिफेक्ट होता है, और दौरे जो हैं दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहे होते।
उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि बार-बार दौरे पड़ना, 2 से 3 दवाइयाँ चल रही फिर भी दौरे नहीं रुकना। उस केस में स्पेशल एपिलेप्सी सर्जरीज़ होती हैं, जो कि नॉर्मल सर्जरी से हट के होती हैं। उसमें ईईजी द्वारा लोकलाइज़ किया जाता है कहाँ से एपिलेप्सी शुरू हो रही है ब्रेन में, उस हिस्से को ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। या अगर पूरे ही एक हाफ ऑफ द ब्रेन में एपिलेप्सी का सोर्स है तो डिस्कनेक्शन सर्जरीज़ करी जा सकती हैं। आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ भी हो रही हैं, लेज़र सर्जरीज़ भी हो रही हैं, जो कि एपिलेप्सी सर्जरी के रूप में देखी जाती हैं। कई बार डीबीएस का अगर नाम सुना हो, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, उस तरह के इम्प्लांट भी लगाए जाते हैं एपिलेप्सी को रोकने के लिए। ये सर्जरीज़ उनमें होती है जिसमें कि एपिलेप्सी या दौरे की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और हमें उसको ठीक करने के लिए एटलीस्ट कुछ एफर्ट करना होता है। 50 टू 75-80% इसमें फ़ायदा मिलता है। अरे सर, देखा गया है कि जैसे जो पेशेंट है, कोई पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर से वो शिफ्ट हुआ है नॉर्मल में, नॉर्मल वार्ड में, तो सर उसको भी आगे जाके मिर्गी के दौरे अगर पड़ रहे हैं तो क्या रीज़न रहा रहा होगा उसमें? देखिए, अगर कोई वेंटिलेटर पे रहा है तो डेफ़िनेटली उसको कोई भयंकर बीमारी है। भयंकर बीमारी चोट हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल एन्केफ़ेलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह के कारण जो है वो पेशेंट को बेहोश करते हैं और उसकी वजह से उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके ब्रेन में किसी भी तरह की इंजरी है, चाहे चोट लगी है, चाहे इन्फेक्शन की वजह से, चाहे हेमरेज की वजह से, क्योंकि ब्लड भी जो है ब्रेन के लिए बहुत बड़ा इरिटेंट होता है, तो उस केस में दौरे पड़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, सोडियम पोटेशियम की कमी ज़्यादा की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के इम्बैलेंस की वजह से भी दौरे पड़ सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। अगर ब्रेन में कोई ऐसा डैमेज हो गया है कि उसमें फोकस बन गया है एपिलेप्सी का, तो इवन उसके ठीक होने के बाद भी उसको दौरे पड़ने की संभावना है। ओके। सर, कोजेनाइटल ब्रेन डिसऑर्डर क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? सो बेसिकली कंजेनाइटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स वही होते हैं जिसको हिंदी में जन्मजात बीमारियां कहते हैं, ओके। जो कि जन्म से ही होती हैं। तो जन्म हुँ। से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? एक तो आपने बताया स्पाइना बाइफिडा, तो स्पाइना बाइफिडा स्पाइन में होती है, ऐसी ब्रेन में भी हो सकती है। ब्रेन का हिस्सा खुला हुआ है, ब्रेन उसमें बाहर निकल के आ रहा है, स्कल खुला हुआ है, ब्रेन बाहर निकल के आ रहा है, उसको एनकेफेलोसील कहते हैं। तो वो एक जो है जन्म से बीमारी है। इसके अलावा ब्रेन के अंदर कोई हिस्सा नहीं बना है, बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया है, या पानी का रास्ता रुका हुआ है, तो इस तरह बहुत सारी बीमारियां ब्रेन में जो कि बनावटी डिफेक्ट है बर्थ के टाइम पे, उसकी वजह से होती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, खासकर ब्रेन या न्यूरल स्ट्रक्चर्स के, वो डिफेक्ट्स होते हैं शुरू-शुरू में। यानी कि जो है बच्चे का पेट में जब बीज रखा जाता है, जब उसके स्पर्म और ओवम का मिलाप होता है और पहले 2-4 सेल बनते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है, जिस स्टेज पे माँ को या फादर को नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी है, उस स्टेज पे ही जो है नर्वस सिस्टम जो है बनना शुरू हो जाता है, और उस वक़्त किसी भी दवाई, रेडिएशन या कोई भी कारण के साथ जेनेटिक रीज़न्स की वजह से अगर डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट जो है वो आगे जाके मैनिफेस्ट करता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि सारी प्रेगनेंसीज़ प्लान्ड होनी चाहिए। प्लान्ड प्रेगनेंसीज़ के टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपका जो है कमेंसमेंट होगा, बच्चा कब बनना शुरू होगा। तो उससे पहले कम से कम 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले अपनी सारी दवाइयाँ आप बंद कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को सलाह लेके, और उस टाइम पे कोई एक्स-रे, रेडिएशन एक्सपोज़र उन सबको अवॉइड करें। उस टाइम पे थोड़े प्रिकॉशंस ज़्यादा लें, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, खाँसी-जुकाम हो जाता है, उसमें आप दवाइयाँ ले लेते हैं, तो वो भी उस वक़्त नुकसान करती हैं। तो जो बेबी फ़ॉर्म होने के पहले 2-3 महीने हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और पहले 2 हफ़्ते तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर नर्वस टिश्यू के डैमेज को लेकर। ओके। तो अगर डैमेज नहीं होगा तो कंजेनिटल एनोमलीज़ नहीं होंगी। ओके। फिर भी कुछ लोग बदकिस्मत लोग होते हैं जिनको कंजेनिटल एनोमलीज़ हो सकती हैं। हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है शहरों में, लेवल 2, लेवल 3 अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि इन सब कंजेनिटल एनोमलीज़ को पहचाना जा सकता है। अगर हम जन्म से पहले विदिन 20 वीक्स ऑफ द चाइल्ड अगर हम पहचान लेते हैं, तो उस वक़्त हमारे पास एक अबॉर्शन का ऑप्शन भी रहता है। अगर कुछ बीमारियाँ जो कंपैटिबल ऑफ विथ लाइफ़ नहीं हैं, या जिनमें हमें लगता है कि बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है बहुत ही डिपेंडेंट रहेगी या बहुत ही ख़राब रहेगी, तो उस केस में वी कैन थिंक अबाउट मेडिकल अबॉर्शन एज़ वेल। ओके सर। सर, जैसे देखा गया है आजकल ऑटिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों में, तो सर उसका क्योर क्या है? सो अगेन ऑटिज़्म जो है बेसिकली
एक जन्म से बीमारी है जिसमें कि ब्रेन का डेवलपमेंट उतना नहीं है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हो सकती है, नहीं तो स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद भी जो बिहेवियर है बच्चे का वो चाइल्डिश है, किडिश है, पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि पूरा न्यूट्रिशन नहीं हुआ हो बच्चे को जब वो पेट में है माँ की, या फिर डिलीवरी के टाइम उससे पहले कहीं ना कहीं ऑक्सीजन या ब्लड की डिफिशियंसी की वजह से ब्रेन की जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो गई है। तो उस केस में जो है बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, ग्रोथ उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाती, और लेमन टर्म में हम उसको ऑटिज्म कह सकते हैं। अगर वो और ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रहा है, बच्चा डिपेंडेंट है, तो सेरेब्रल पाल्सी भी कह सकते हैं। ओके। सर जैसे अभी हमने ऑटिज़्म की बात करी, ऐसे ही एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है डिप्रेशन। हर कोई कहता है मैं डिप्रेशन में चला गया था, या मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं चला जाऊँगा। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सर इसका क्योर क्या है? इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? और छोटे बच्चों को बेसिकली कैसे बचा सकते हैं? सो डिप्रेशन एक बड़ा वेग टर्म है, बहुत ही बड़ा टर्म है, जिसमें कि लूजली कोई भी आदमी कह देता है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाया, या मेरे को ये स्ट्रेस चल रहा है तो मैं डिप्रेशन में हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। डिप्रेशन जो है, माइनर डिप्रेशंस तो आपको डे टू डे एक्टिविटी में हो सकते हैं। हमारा कोई मरीज ठीक नहीं होता तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, हम कुछ काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, पर वो टाइमली है। कुछ टाइम में आप ठीक हो जाते हैं, तो अपना मूड ठीक रखते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। डिप्रेशन अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो एक भयंकर बीमारी भी है। कई लोग जो जेन्युइनली डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं होता डिप्रेशन होना, तो उसमें एक साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि कुछ मेडिसिन या आपको थेरेपीज़ दी जाती हैं जिससे कि आप डिप्रेशन से बाहर निकलें। तो मेरा ये मानना है कि कुछ लोगों में डिप्रेशन होता है, कोई खास कारण नहीं है, या उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसमें कि उनको नेगेटिविटी उनके माइंड में आ गई, देन यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट। पर अगर मेजॉरिटी में देखा जाए तो माइनर डिप्रेशंस के लिए हमारे को किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, उनसे इंटरेक्ट करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चे हैं, उनमें डिप्रेशन का जो कारण होता है वो उनका स्कूल में या उनके पीयर ग्रुप के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें डिप्रेशन होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने पीयर ग्रुप में, या उनको लगता है कि वो डेफिशिएंट हैं, या कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं वो ज़्यादा बॉसी होते हैं, वो पूरे टाइम तंग करते हैं दूसरे लोगों को, तो उनके साथ भी कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है। कई लोग पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते, तो टीचर्स उनको जब डांटते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस केस में, बच्चों के केस में, काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए एज अ फ्रेंड, ताकि उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो डील कर सकें, बच्चे को समझाएं। और अगर कोई मेजर इश्यू हो तो डेफिनेटली पीयर ग्रुप में, वर्क ऑफ स्कूल में जाके टीचर्स से डिस्कस करें, ताकि ये प्रॉब्लम और बढ़े नहीं। क्योंकि कई बार डिप्रेशन ऐसे इरिवर्सिबल स्टेज पे चला जाता है कि फिर वो मेडिसिन और काउंसलिंग से भी ठीक नहीं होता। तो उस स्टेज को आने से पहले ही हमें बच्चे की वो बीमारी को पकड़ना है। कई बच्चे एडिक्शन का सहारा लेते हैं डिप्रेशन से बचने के लिए, तो उस स्टेज तक आने से पहले ही हमारे को बच्चे को काउंसिल करना है और उसको उससे बाहर निकालना है। ओके सर। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे बच्चों की ब्रेन और स्पाइन सर्जरी की, तो सर उस टाइम पीरियड में बच्चों को कितना टाइम लग जाता है रिकवर होने में? सो बच्चों की डेफिनेटली सर्जरीज जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। अगर हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, तो बच्चों को भी रिकवर करने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन और कितना उसको सर्जरी से पहले डेफिसिट्स था। अगर बच्चे को ज़्यादा कोई डेफिसिट नहीं था और बहुत डिफिकल्ट लोकेशन पे ब्रेन ट्यूमर नहीं है, तो रिकवरी यूजली 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह हो जाती है। और अगर किसी डिफिकल्ट लोकेशन पे या पहले से कुछ डेफिसिट्स है तो कई हफ्ते से महीने भी लग सकते हैं रिकवरी होने में। स्पाइन की सर्जरी बच्चों को, यानी बच्चे अगर 12 साल से कम के हैं, तो जनरली सर्जरी तभी ज़रूरत पड़ती है जब कोई ट्यूमर हो, या फिर स्पाइनल डिसरफिज़म यानी स्पाइनल बाइफिडा हो। पर अगर बच्चे स्coliosis वाले हैं तो उनमें सर्जरी यूजुअली 12 से 17 साल की उम्र तक के बीच में करी जाती है। उससे रिकवरी में भी 1 से 2 महीने लग जाते हैं। और तो बच्चों की हाइड्रोकेफेलस के लिए अगर हम शंट की सर्जरी करते हैं या ईटीवी करते हैं, तो उससे रिकवरी 5-7 दिन में हो जाती है। ओके। सर सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो सर न्यूरो में क्या ऐसी कोई एआई टेक्निक आई है जो आपकी जो भी पेशेंट की सर्जरी होती है उसको ईज़ी करे या उसको और इनोवेटिव बना रही हो? डेफिनेटली न्यूरो सर्जरी, चूंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन से संबंधित है, इस ये बहुत ही डिमांडिंग सर्जरी होती है, जिसमें कि आपके स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सिर्फ स्किल्स से काम नहीं होता, स्किल्स के साथ आपको टेक्नोलॉजी और गैजेट्स भी चाहिए होते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जितनी टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ या इज़ाफ़ा हुआ है न्यूरो सर्जरी में, ब्रेन और स्पाइन सर्जरी में, उतना किसी और में नहीं हुआ है। और इससे हमारी सर्जरीज़ जो आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले बहुत ही ख़राब मानी जाती थी, वो बहुत ही आजकल रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो गई हैं और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए हैं।
बशर्ते कि पेशेंट टाइम पे हमारे पास आ जाए और अपने हमारे ऑफ़र किए हुए ट्रीटमेंट को वो प्रॉपर्ली फ़ॉलो करे। तो कुछ एग्जांपल्स मैं दूँगा, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स। तो एमआरआई और सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी जैसी फैसिलिटीज़ जो है इतनी अच्छी हो गई हैं कि हमारे को सर्जरी करने से पहले 95% चीज़ें पता होती हैं कि हम क्या करने वाले हैं और क्या आउटकम रहेगा। तो डायग्नोस्टिक्स ने हमारे को बहुत हेल्प किया है। सेकंड नंबर में बात करूँगा कि किसी भी सर्जरी के लिए बेहोश करना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे ही हमारी जो एनेस्थेटिस्ट है, जो पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम में बेहोश करते हैं या ऑपरेशन के बाद आईसीयू के अंदर केयर देते हैं, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है और उनकी जो एक्सपीरियंस है, उसने जो है हमारे को हेल्प किया है, तो उससे हमारी पेशेंट केयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं सैल्यूट करूँगा डायग्नोस्टिक्स वालों को और प्लस एनेस्थेटिस्ट को, जिसने कि न्यूरो सर्जरी को और भी ज़्यादा सेफ बनाया। फिर हम बात करते हैं न्यूरो सर्जरी में। तो न्यूरो सर्जरी में जो ऑपरेशन थिएटर का जो सिनेरियो है वो काफ़ी चेंज हुआ है। हमारे पास स्पेशल स्पाइन टेबल्स हैं, स्पेशल क्रेनियल टेबल्स हैं जो कि सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, न्यूरो मॉनिटरिंग, न्यूरो नेविगेशन जैसी मशीन्स हैं। हमारे पास क्यूज़ा, कॉटरी, सक्शन मशीन है जो कि स्पेशली न्यूरो सर्जरी के लिए हैं। हमारे पास सी-आर्म, ओ-आर्म जैसे गैजेट्स हैं जो कि हमारे को एक तरह से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करने के लिए प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये सब जो गैजेट्स हैं ये हमारे को हेल्प करते हैं। अब इन्हीं गैजेट्स में एआई का धीरे-धीरे इस्तेमाल हो रहा है। एआई का इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर में। कैसे इस्तेमाल होता है? एआई से जो हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं वो हमारे न्यूरो नेविगेशन में आ सकते हैं सीडी डालने के बाद। फिर न्यूरो नेविगेशन हमारा माइक्रोस्कोप से इंटीग्रेट हो सकता है। तो जो चीज़ हम एमआरआई में देख रहे हैं उसी को हम पेशेंट के ब्रेन के ऊपर सर्जरी के दौरान देख सकते हैं। वो हमारे को ट्यूमर फ्लोरोसेंस है या किस एरिया में कटना काटना है ब्रेन को, ट्रैक्टोग्राफी है, हमारे फंक्शनली इंपॉर्टेंट एरियाज़ को डिलिनिएट करना है। वो सारी चीज़ें जो है इन गैजेट्स प्लस एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सुपीरियर क्वालिटी की हो जाती है, जिससे कि हम सेफ और अच्छी सर्जरी कर पाते हैं, साथ में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी ब्रेन और स्पाइन के लिए कर पाते हैं। सो एआई टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स टुगेदर दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और ये अभी इवॉल्व हो रहा है, अभी ये शुरुआती फेज़ में है, अभी कुछ एक्सपेरिमेंटल फेजेस में है, कुछ चीज़ें हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ हमारी फिजियोथेरेपी के लिए एआई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। एज सच ऑपरेशन थिएटर में जो है हमारा आपस में डिफरेंट गैजेट्स का इंटरफेस कम करके और इंटीग्रेशन जो करने का रोल है एआई का, दैट इज़ फिनोमिनल एंड दैट हैज़ हेल्प्ड अस एंड इनडायरेक्टली हेल्प द पेशेंट्स। तो सर क्या ये जो सर्जरीज़ हो रही हैं तो क्या न्यूरो सर्जन भी रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं? हाँ, रोबोट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है पिछले 5-7 साल से सर्जिकल केसेस में। और रोबोट का बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल आया है वो आया है एब्डोमिनल सर्जरी यानी पेट की सर्जरी में। अब ओके। पेट की सर्जरी चाहे किडनी वाले डॉक्टर करें, चाहे गायनी के डॉक्टर करें, चाहे जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करें, उसमें रोबोट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि पेट जो है हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी गुफा होती है उसमें, और रोबोट के जो आर्म्स हैं वो उस गुफा में फ्रीली घूम सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। पर वो रोबोट चलाता सर्जन ही है, सर्जन ओके। के पास सारा कंट्रोल होता है। ओके। तो पेट के सर्जरीज में कई बार पहले देखा गया था कि डेप्थ में आप अच्छे सर्जरी नहीं कर पाते क्योंकि सर्जन का हैंड नहीं घूम पाता। वो सारे जो प्रॉब्लम्स है वो इस रोबोट ने उसको ठीक किया। तो जो पेट की सर्जरी के रोबोट है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब है और वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसके बाद सर्जरी में जहाँ पर रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है नी सर्जरी में। ओके। नी सर्जरी में भी रोबोट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्रिसीजन के लिए और प्लस प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बोन्स एंड इम्प्लांट के लिए। तो नी सर्जरी में भी जब हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में दो टाइप के रोबोट आते हैं। एक रोबोट आता है ब्रेन के लिए और एक आता है स्पाइन के लिए। जो ब्रेन का रोबोट है वो अभी सिर्फ बायोप्सीज या छोटे मोटे इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेशन के लिए यूज़ हो पा रहा है और उसका अभी स्कोप लिमिटेड है और उस पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि क्या वो ब्रेन के लिए कामयाब हो सकता है। तो आगे चल के हो सकता है कि हम ब्रेन की सर्जरी भी रोबोट से करें। ओके। दूसरा आता है स्पाइन का रोबोट। स्पाइन का रोबोट भी अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। हमने आपको बताया हम नेविगेशन यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया ओ आर्म और सी आर्म से सर्जरी करते हैं। वो भी एक तरह से मिनी रोबोट है। रोबोट इन एडिशन टू दीज गैजेट्स इज़ कि उसमें हम स्क्रू जो अपने हाथ से कसते हैं वो रोबोट के जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उससे कसा जाएगा। ओके। तो ये एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है जिससे कि पेशेंट के आउटकम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, रोबोट में और ज़्यादा जैसे जैसे रिसर्च होगी और अच्छे काइंड का रोबोट्स आएंगे तो हो सकता है कि स्पाइन की सर्जरी में भी हमें एक मेजर हेल्प मिले रोबोटिक सर्जरी से। सर जैसे अभी आपने बात करी स्क्रू की कि रोबोट रोबोट जो है स्क्रू मतलब कर सकता है। एक्ट कर सकता है। तो सर जैसे स्क्रू हमारी बॉडी में गया तो सर आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है पेशेंट को तो फिर वो तो एमआरआई करा नहीं सकता।
हमने शुरुआत में बात करी कि जब स्टील का एमआरआई स्क्रू डालेंगे, लोहे का डालेंगे, तब हम एमआरआई नहीं करा सकते। पर आजकल जो है 99% जो इम्प्लांट्स डलते हैं वो टाइटेनियम अलॉय के डलते हैं ओके, और वो एमआरआई से कंपैटिबल होते हैं। ओके। अगर स्टील है तो प्रॉब्लम है, और अगर स्टील भी है बहुत पुराना डला हुआ है और वो पूरी तरह से एक तरह से बॉडी का पार्ट बन गया है, हुँ, तो हुँ। उस केस में भी हम एमआरआई को कर सकते हैं, ओके, लोअर पावर एमआरआई में। ओके। और सर जैसे हम बात करेंगे फिज़ियोथेरेपी की, जैसे कि आपने अभी बताया कि फिज़ियोथेरेपी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो सर ये कितना इफ़ेक्टिव है? सो हम जब डिस्कस कर रहे थे शुरू से, तो हमने कहा कि एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट हुँ, रोल है। हुँ। एक्सरसाइज हम खुद करते हैं, जिसमें हुँ, हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वेट भी उठाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम खुद कर पाते हैं। कई बार हमारे कोई शरीर का हिस्सा कमज़ोर है, हुँ, हुँ, कमज़ोर हो गया नस दबने की वजह से, मसल वीकनेस की वजह से, हुँ, या फिर हमारे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हुँ। उस केस में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेन रिलीव करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक है, लेज़र है, माइक्रो करंट है, मैनुअल थेरेपी है, या फिर शॉर्ट वेव डायथर्मी है। तो एक बार अगर हमारी मसल स्पाज़म में चलेंगी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इनके इन मैन्यूवर से उस पेन को कम किया जा सकता है, ताकि ओके, हम एक्सरसाइज शुरू कर सकें। ओके। सेकेंडली, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है एक्सरसाइज सिखाने में, सुपरवाइज एक्सरसाइज कराने में। ओके। अगर आपका कोई हिस्सा वीक है, तो वो लोग एक्सरसाइज आपके लिए करते हैं, साथ में बैठ के आपको बताते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि आप एक्टिविटी कर सको, हुँ, और उसके बाद फिर आप अपने आप भी उनसे सीख के एक्सरसाइज कर सकते हो। हुँ। तो एक्सरसाइज कराने में और पेन रिलीफ में, दोनों में ही फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर उन पेशेंट्स को जो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, न्यूरो डिपार्टमेंट में विजिट। और सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज। अब हम बात करेंगे ब्रेन कैंसर, ये क्या होता है और कैसे होता है और सिम्पटम्स क्या आते हैं? कि पेशेंट को कब डॉक्टर को तुरंत कनेक्ट करना चाहिए? प्लीज़ इसके बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताएँ। तो जब हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की, तो ब्रेन ट्यूमर दो टाइप के होते हैं। ब्रेन ट्यूमर का मतलब होता है कोई भी मास जो ब्रेन के अंदर है, उसे ट्यूमर कहते हैं। इसमें कुछ परसेंटेज में ये कैंसर होता है और कुछ परसेंटेज में ये नॉन कैंसरस होता है। दो टाइप के ट्यूमर जो कैंसरस हो सकते हैं, वो है एक तो मेटास्टेटिक ट्यूमर। मेटास्टेटिक ट्यूमर का मतलब ये होता है कि जो ट्यूमर हमारे किसी शरीर के हिस्से में है, चाहे पैर में है, चाहे पेट में है, चाहे ब्रेस्ट में है, चाहे ईसोफेगस में है, चाहे लंग्स में है, अगर उसके कुछ सेल्स वहाँ से निकल के ब्लड द्वारा ब्रेन में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ ट्यूमर बना देते हैं, तो उसे मेटास्टेटिक ट्यूमर कहते हैं। ओके, लिटरेचर में मेटास्टेटिक ट्यूमर जो है सबसे कॉमन ब्रेन ट्यूमर होता है। इसका इलाज 90% टाइम जो है वो रेडिएशन या कीमोथेरेपी द्वारा किया जा सकता है, इसलिए इसमें 10% ही होते हैं जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ओके, एक और ब्रेन का ट्यूमर होता है जो कि ब्रेन का ही ट्यूमर होता है, जिसको कि ग्लायोमा कहते हैं। ओके, तो ग्लायोमा जो ट्यूमर होता है वो ब्रेन पेरेन्काइमा का ट्यूमर होता है। उसके बहुत सारे टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। उसमें भी 4 ग्रेड्स जो है मेनली देखे गए हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, तो उसमें 1 और 2 जो होते हैं उन्हें बिनाइन माना जाता है, यानी नॉन कैंसरस, और 3 और 4 जो है उन्हें कैंसरस माना जाता है। ओके, पहले देखा जाता था कि 50-60 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों में ही ग्रेड 3 या ग्रेड 4 होता था, पर आजकल यंग लोगों में भी ग्रेड 3, ग्रेड 4 हुँ, ग्लायमा वाला ट्यूमर उन्हें लग गया है, मिलने लग गया है। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स हैं, जैसे मेनिंजियोमा है, पिट्यूटरी ट्यूमर है, या और कुछ लोकेशन में ट्यूमर है, वो मेजॉरिटी जो है हमारे बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, वो कैंसरस रेयरली कभी होते हैं। ओके सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हाइड्रोसेफेलस जो बच्चों में होता है, क्या वो एडल्ट में भी होता है? तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं और क्योर कैसे कर सकते हैं उसको? जब हम बात करते हैं एल्डरली पॉपुलेशन की, तो उसमें भी डेफिनेटली हाइड्रोकेफलस हो सकता है। उसमें 2 टाइप से हाइड्रोकेफलस होता है। एक तो जो मेन कारण होते हैं हाइड्रोकेफलस के, कि ब्रेन हेमरेज हुआ, इन्फेक्शन हुआ, या फिर कोई ट्यूमर है तो उसमें आपको हाइड्रोकेफलस हो गया। पर एक 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में भी एक तरह का हाइड्रोकेफलस होता है, जिसको कि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस कहते हैं। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस का मतलब होता है कि थोड़ा-थोड़ा करके ब्रेन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ रही है और वो ब्रेन को दबा रही है। प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, तो सिर दर्द नहीं हो रहा, पर पानी ज़्यादा होने की वजह से सिम्पटम्स आ रहे हैं। क्या सिम्पटम्स आते हैं उसमें? उसमें आपकी मेमोरी वीक होने लग जाती है, आपकी चाल खराब होने लग जाती है, और आपको यूरिन रिलेटेड सिम्पटम्स आने लगते हैं। बार-बार यूरिन आता है या यूरिन आपका निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में इस ट्रायड को जब हम देखते हैं, यूरिन की प्रॉब्लम, चाल में प्रॉब्लम, और साथ में मेमोरी वीक होना, उसमें नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस का एक डायग्नोसिस बनता है, जिसको कि हमें चेक करना होता है। उस केस में हम शंट सर्जरी करते हैं, जिससे कि एक्सेस पानी को निकाला जा सकता है, बॉडी के अंदर ही रहता है वो, ताकि पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हो जाए, और इस पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। इसमें जो हम शंट डालते हैं वो प्रोग्रामेबल शंट होता है, ताकि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस
प्रेशर से पानी निकलना है ब्रेन से, उसको हम बाहर से ही एडजस्ट कर सकते हैं। सर जैसे कि हमने देखा है एक नॉर्मल लाइफ में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बाइक पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हेड इंजरी हो जाती है। तो सर उस वो किस सिचुएशन में पर्सन हो कि उसको न्यूरोसर्जन ट्रीट करेगा? मतलब ऐसी कौन सी हेड हेड इंजरी होती है पेशेंट को जब सर्जन का बेसिकली रोल आता है? तो हेड इंजरी अगर हम बात करते हैं तो सारी हेड इंजरी को न्यूरोसर्जन ही ट्रीट करते हैं और न्यूरोसर्जन के संपर्क में आना कंपलसरी है। ओके। सोचना ही नहीं है कि आपको न्यूरोसर्जन के अलावा किसी और के पास जाना है अगर आपको हेड इंजरी है। क्योंकि हेड इंजरी जो है इतनी आसान बीमारी नहीं है कि सिर में चोट लगी, एक कट लगा, टाँके लगा लिए और आप ठीक हो गए। हेड इंजरी में ऐसा भी हो सकता है कि आपको माइनर इंजरी हुई है, कहीं खून भी नहीं निकला, 1-2 मिनट की बेहोशी के बाद उठ के बैठ गए हो और आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या में आ गए, पर फिर भी आपके ब्रेन के अंदर इंजरी है और डैमेज है। ओके। तो इसलिए हेड इंजरी शुड नेवर बी टेकन लाइटली, लाइटली नहीं लेना है। न्यूरोसर्जन को संपर्क करना है जो कि आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेगा और अगर उसको ज़रूरत लगती है तो सीटी स्कैन कराएगा। मेरा ये मानना है कि 80 से 90% केसेज़ में सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो इसलिए हेड इंजरी को नेग्लेक्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हेड इंजरी सीरियस भी हो सकती है जिसमें कि फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेन मटेरियल या ब्रेन का पानी बाहर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है टेम्परेरी या लंबे टाइम तक, हाथों पैरों में कमजोरी हो सकती है, उल्टी आ सकती है, आंखों से दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। हेड इंजरी में 10% टाइम्स सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको तुरंत एक ऐसे हॉस्पिटल में आना है जहाँ पर सीटी स्कैन एमआरआई की फैसिलिटी अवेलेबल हो, न्यूरोसर्जन फुल टाइम अवेलेबल हो ताकि आपकी सर्जरी अगर ज़रूरत है तो तुरंत फास्ट एज पॉसिबल कराई जा सके। हेड इंजरी से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेड इंजरी जो है वो एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। हेलमेट पहनना, हाई स्पीड से व्हीकल नहीं चलाना, रॉन्ग साइड में ड्राइव नहीं करना, अगर आप किसी ऊंचाई पे काम कर रहे हैं या झांक रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आपको गिरना नहीं है क्योंकि हेड इंजरी के मुख्य कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और फॉल फ्रॉम हाइट है इंडिया में। इसके अलावा असॉल्ट भी एक तरीका है जिससे कि हेड इंजरी काफ़ी कॉमनली होती है। लोग पूछते हैं क्या हेलमेट पहनना जरूरी है, हेलमेट से क्या हेड इंजरी बचेगी? हेलमेट से पहली बात तो आपकी चमड़ी की चोट और आपका फ्रैक्चर वो बचता है। पर अगर आपकी इंजरी बहुत तेज हो रही है, बहुत हाई स्पीड पे हो, तो उस पे हेलमेट भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि अंदरूनी जो ब्रेन की चोट है, वो हेलमेट पहने हुए में भी हो सकती है। इसके अलावा हेलमेट पहनने से गर्दन की चोट भी नहीं रुकती है, तो गर्दन में भी चोट लगती है। तो हेलमेट जो है वो आपके स्कल के फ्रैक्चर को, आपकी स्किन की इंजरी को ज़रूर बचाता है, इसलिए हेलमेट पहनना कंपल्सरी है। और सर जैसे देखा गया है छोटे बच्चे जो होते हैं जैसे बहुत ही शैतान होते हैं बच्चे, तो उनको हेड इंजरी हो जाती है खेलते वक्त, कभी सर पे फ्रंट पे लग जाती है या कभी बैक पे लग जाती है। तो सर ये कितना रिस्की है फ्रंट वाला, और ये जो हमारे बैक साइड पे जो सर्वाइकल पे लग जाती है, तो सर ये कितना रिस्की है, और पेरेंट्स को कब डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहिए? देखिए हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पलंग से गिर गए, गोद से गिर गए, चाहे वो घर में गिर गए या फिर मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे जा रहे हैं और वो गोद से गिर गए। ये काफ़ी कॉमन है। हमारे यहाँ नोएडा में कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चलता है, तो यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स पहले आते थे जो कि माएँ या पिता फादर काम कर रहे हैं और बच्चा खेल रहा है और खेलते-खेलते वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर से गिर गया। तो कोई भी हेड इंजरी को मैंने जैसे बताया लाइटली नहीं लेना चाहिए। बच्चों में क्या खासकर होगा, सिर दर्द, हाथ सिर पे लगाएँगे तो उससे पता चल सकता है। बेहोश हो सकते हैं, दौरा पड़ सकता है, उल्टी आ सकती है, आँखें अगर चेक करेंगे तो आँखें फिरी हुई हो सकती हैं। तो उस केस में हमारे को तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में रश करना है जहाँ सीटी स्कैन की फैसिलिटी और न्यूरोसर्जन अवेलेबल हो, क्योंकि बच्चों में भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ब्रेन हेमरेज ज़्यादा है या ब्रेन में कोई और नुकसान हुआ है। बच्चों की सिर की बोन सॉफ्ट होती है तो उसमें भी इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हेड इंजरी को बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है और हेड इंजरी होने पे एक डॉक्टर को विज़िट करना, साथ में अगर ज़रूरत लगती है तो सीटी स्कैन कराना अनिवार्य है। सर जैसे कि हमने बात करी ब्रेन और स्पाइन की, तो सर स्पाइन सर्जरी के बाद क्या जो पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है? क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं पेशेंट्स के अंदर, तो प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताएँ। स्पाइन सर्जरी से बहुत लोग घबराते हैं और हर आदमी ये सोचता है कि स्पाइन सर्जरी हो गई तो मैं कभी ठीक नहीं होऊँगा। किसी भी तरह की सर्जरी होती है तो उसमें एक रिस्क तो होता ही है, चाहे आपकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो, चाहे आपके थायराइड की सर्जरी हो रही हो, चाहे आपके रीनल स्टोन की सर्जरी हो। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो है बिना रिस्क के नहीं होता। डेफ़िनेटली स्पाइन सर्जरी में अपने अलग तरीके के रिस्क हैं। मॉडर्न गैजेट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्नीक्स के साथ स्पाइन सर्जरी में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो इंसिडेंस है वो कम से कम होता जा रहा है, फिर भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि हम सब इंसान हैं।
अगर कोई पेशेंट स्पाइन सर्जरी के लिए आता है, उसको पहले से कोई डेफिसिट नहीं है, तो मुश्किल से 2 से 3% चांस है कि उसको फ्रेश डेफिसिट्स होंगे, अनलेस कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई ट्यूमर है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही डेफिसिट लेके आते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है पूरी तरीके से रिकवर हो पाएँ, और अगर रिकवर होते भी हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। स्पाइन सर्जरी अगर सिर्फ पेन के लिए हो रही है, वो भी डिजेनरेटिव डिजीज़ के लिए या डिस्क बल्ज के लिए, तो उसमें सिर्फ स्पाइन सर्जरी अकेले का रोल नहीं है। स्पाइन सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का, रिहैबिलिटेशन का, प्रिकॉशंस का और कुछ टाइम तक दवाइयों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोग सोचते हैं स्पाइन सर्जरी कराई, उसके बाद हम बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाना है। खासकर स्पाइन सर्जरी डिस्क के लिए तब होती है जब डिस्क डैमेज हो चुकी होती है। एल्डरली पेशेंट्स में डीजेनरेटिव डिजीज होती है जिसमें स्पाइन टेढ़ी हो चुकी होती है, लिगामेंट फूल रहे होते हैं, डिस्क बाहर निकल रही होती है, नसें कमजोर हो चुकी होती हैं। सर्जरी से 100% रिकवर उतना कर दें कि जैसे कि आप 20 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पर डेफिनेटली जो डिजीज है उसको एड्रेस किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, ताकि आप एक नियर नॉर्मल लाइफ में आ सकें। और उसके बाद आप पे है कि आप कितनी अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, कितने अच्छे से रिकवर होने के लिए प्रयास करते हैं, कितने अच्छे से प्रिकॉशंस लेते हैं और डॉक्टर की सलाह को मान के रेगुलर फॉलोअप पे रहते हैं। तो स्पाइन सर्जरी आपके ट्रीटमेंट का 25% से लेकर 50% तक का हिस्सा है, बाकी आपके अपने एफर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। और सर जैसे कि हमने स्पाइन की भी बात कर ली। सर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है पार्किंसंस, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है। अर्बन एरिया में तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम डॉक्टर्स को जाके दिखा सकते हैं, बट जो रूरल एरिया है, जहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी एजुकेशन की भी थोड़ी कम नॉलेज रहती है। तो सर आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप उनको पार्किंसंस के बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा बताएँ? पार्किंसंस जो है वो डिजीज़ ऑफ एल्डरली है, जिसमें कि यूजुअली लोगों को 40 साल या 50 साल के बाद इस तरह की बीमारी होती है, जिसमें चाल में प्रॉब्लम होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं, हाथों में ट्रेमर्स हो जाते हैं, स्पीड कम हो जाती है और एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वो जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकता है। और इसमें दवाइयाँ आती हैं जो कि बहुत ही कामयाब हैं, और उन दवाइयों के सहारे पार्किंसंस को 70 से 90% तक कंट्रोल में किया जा सकता है। पर इन दवाइयों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कुछ सालों बाद ये दवाइयाँ असर करना कम कर देती हैं और उनके डोज़ बढ़ाने पे साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो वहाँ पर रोल आता है हमारा सर्जरी का, जिसमें कि हम लीजनिंग यानी कि ब्रेन के उस हिस्से को जहाँ से पार्किंसन शुरू हो रहा है उसको हम जला सकते हैं, या फिर हम डीबीएस कर सकते हैं जिसमें कि हम उस हिस्से को जहाँ से हमारे जो डोपामीन है उसका सिक्रीशन बढ़ा सकते हैं, तो उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं एक मशीन और इलेक्ट्रोड को लगा के। सो पार्किंसंस का डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ डन बाय न्यूरोलॉजिस्ट। वो मेडिसिन लिखते हैं और मेडिसिन अगर आप ढंग से खाते हैं तो पूरी तरह उसको कंट्रोल में किया जा सकता है, और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए इन स्पाइट ऑफ बेस्ट मेडिसिन, तो उसमें सर्जरी का भी रोल आता है। ये तो मतलब बहुत ही अमेज़िंग चीज़ है कि मतलब आपने इतना कुछ आपने स्टडी करी, इतना स्ट्रगल किया होगा ऑफ़ कोर्स। डॉक्टर की पढ़ाई इतनी ईज़ी नहीं होती है। तो सर आपने जो भी पढ़ाई करी है सर, वैसे अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे कि अभी नीट का एग्ज़ाम लीक्ड हो गया था, बच्चे बहुत ही सैड हो गए थे, फिर से कंडक्ट हुआ है। सर वो उन नीट एस्पिरेशंस वाले मेंबर्स को, बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो आके आने वाले फ्यूचर में जो डॉक्टर बनेंगे, वो और भी अच्छा कर सकें? मैंने जो पढ़ाई करी उसमें डेफिनेटली डेडिकेशन और पढ़ाई की तरफ जो रुझान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको डॉक्टर अगर बनना है तो आपको ये सोच के बनना है कि आप कुछ काम करना चाहते हो, कुछ यूनिक करना चाहते हो और वो काम करना चाहते हो जो आपके अलावा बहुत कोई नहीं कर सकता। तो डॉक्टर बनने के बाद आपका पैशन और आपका डेडिकेशन और आपकी सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में वो नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन पाओगे। हम कई बार मेडिकल प्रोफेशन को कमर्शियल एंगल से देखते हैं। कमर्शियल एंगल जो है वो एक साइड बिजनेस है या एक साइड की चीज़ है। मेन इंपॉर्टेंट है आपकी सिंसियरिटी, डेडिकेशन और आपकी ऑनेस्टी। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट हो तो कमर्शियल एंगल तो हमेशा अचीव हो ही जाएगा। उसको हम प्राइम नहीं रखते। अगर आप प्राइम रख के उसको आप काम करेंगे तो आप मेडिकल प्रोफेशन में एज अ डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट को देखना है तो आपके बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बिना इतनी हार्ड वर्क के भी आप अचीव कर सकते हो। तो प्लीज़ आप मेडिकल प्रोफेशन में मत जाओ, उन लोगों को चांस दो जो लोग ज़्यादा डेडिकेटेड हैं।
क्योंकि इसमें कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यू फॉर देयर ट्रीटमेंट, एंड यू कांट प्ले विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ह्यूमन एरर्स होते हैं, मेडिकल एरर्स होते हैं, वो सब तो होते ही हैं, लेकिन अगर आप खुद अंदर से करप्ट हो और अगर आप सिंसियर नहीं हो, तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे और आप आगे जाके अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी को नहीं फेस कर पाओगे। तो प्लीज़ एंटर इनटू मेडिकल स्कूल ओनली इफ यू आर थॉरली डेडिकेटेड एंड पैशनेट अबाउट मेडिकल प्रोफेशन। ओके सर। सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं और न्यूरो के डॉक्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनको इतनी बड़ी सर्जरी करनी होती है ब्रेन की, जो कि हमारी पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है। तो सर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? डेफिनेटली न्यूरो सर्जन्स को पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। उसका मेन रीज़न ये है कि न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स लंबे होते हैं, पेशेंट्स की लाइफ और डेथ का स्टेक होता है, और इसमें पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें आपको इमीडिएटली रिएक्ट भी करना पड़ता है, तो यू हैव टू बी अवेलेबल। और बहुत सारे इमरजेंसी केसेस भी इसमें आते हैं, क्योंकि एक बार आप इस प्रोफेशन में घुस गए तो आप यू कैन नॉट स्टार्ट रिफ्यूजिंग इमरजेंसीज, और इमरजेंसीज कभी भी आती हैं तो यू हैव टू बी अवेलेबल, आपको आना पड़ता है। तो इसलिए आपकी जो पर्सनल और फैमिली लाइफ है वो थोड़ी सी हैम्पर होती है। जब मैं स्कूल में था तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि रीडर डाइजेस्ट में एक स्टोरी आई थी जिसमें एक न्यूरो सर्जन जो मिडिल ईस्ट में कहीं था, उसकी लाइफ जो है वो 24 घंटे की बजाय उसका 48 घंटे का दिन होता था। वो 48 घंटे में एक बार नहाता था, एक बार ब्रश करता था, एक बार घर जाता था और एक ही बार सोता था, क्योंकि वो न्यूरो सर्जन था। ओह, और अल्टीमेटली कुछ सालों बाद उसकी फैमिली ने उसे त्याग दिया और वाइफ ने डिवोर्स दे दिया। ओह। ये बात है मेरे ख्याल से 9-10 की, जब उसने मुझे बताया तब मुझे नहीं पता था कि मैं डॉक्टर बनूँगा या मैं न्यूरोसर्जन बनूँगा। और मुझे अब याद आता है कि वो कहानी थी। और ऐसा काफ़ी कॉमनली देखा गया है, स्पेशली विद सर्जन्स एंड न्यूरोसर्जन्स, की उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, जिसमें कई बार वो अकेले भी पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपकी फैमिली कोऑपरेट करती है तो आप अच्छे न्यूरोसर्जन भी बन सकते हो। और जैसा आपने बात करी सैक्रिफाइस की, पढ़ाई इज़ नॉट अ सैक्रिफाइस। अगर मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, वो सैक्रिफाइस नहीं है। सैक्रिफाइस वो है जो मेरे पेरेंट्स ने किया कि जब वो बीमार थे तो मैं कई बार अवेलेबल नहीं था। सैक्रिफाइस वो है कि जो मेरी वाइफ़ ने सफ़र किया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ जब उनको मेरी ज़रूरत है, या जब बच्चे कुछ माँग रहे हैं या बच्चे डिमांड कर रहे हैं, बच्चों की अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है मेरे होने की। सैक्रिफाइस वो है जब बच्चों की पीटीएम में मैं नहीं गया, या बच्चों के साथ मैं खेलने पार्क में नहीं गया, या बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए मैं वहाँ अवेलेबल नहीं हुआ। तो आई फ़ील कि मेरा सैक्रिफाइस से ज़्यादा मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का सैक्रिफाइस है, जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया कि मैं अपने काम में ज़्यादा बिज़ी हूँ, अपने पेशेंट्स को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, अपने प्रोफ़ेशन को प्रायोरिटी दे रहा हूँ और उनको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपने नेग्लेक्ट नहीं किया है, आपने कहीं न कहीं नो डाउट सैक्रिफाइस तो किया है, बट आप ये सोचिए आपने कितनों की जान बचाई है। तो डॉक्टर्स को ऐसे ही नहीं भगवान बोला गया है, क्योंकि वो अप पूरा समर्पण कर देते हैं पेशेंट के पीछे। अपनी फैमिली को देखिए कैसे सैक्रिफाइस किया कि वाइफ़, बच्चे, टाइम नहीं देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम बात करते हैं नॉर्मली, वो नॉर्मल लगता है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिसके साथ होता है वो वही जानता है। तो मैं बहुत-बहुत थैंक यू बोलूँगी सर कि आप हमारे आज स्टूडियो में आए हैं और हमारी ऑडियंस को आपने अपना कीमती समय जो दिया है और जो नॉलेज दी है, वो सबसे बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे इतनी गलत इन्फॉर्मेशन है कि बहुत ही लोग सफ़र कर रहे हैं, जिनको मतलब जो नहीं जानते हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, वो तो मतलब यूज़ भी करने लग जाते हैं, वो एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे नॉर्मली हेल्थ कोच कुछ भी बता रहे हैं, तो उससे उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। तो मैं अपनी ऑडियंस से मैं सिर्फ़ इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि आज हमारे साथ जाने-माने डॉक्टर राहुल गुप्ता न्यूरो सर्जन हैं, जो कि आज हमारे स्टूडियो में आके उन्होंने अपना इतना कीमती समय लगाया और आपको साथ जो अवेयरनेस है, वो साझा करी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप हमें फ़ॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हमारे डॉक्टर राहुल गुप्ता से अगर आप मिलना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड हैं, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। आप उनसे कनेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आप पैन इंडिया इंडिया में किसी भी कोने से अगर आप देख रहे हैं हमें, तो अगर आपको न्यूरो की या स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, या आपके बच्चे में न्यूरो या स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आके इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक सही ट्रीटमेंट दे पाएँगे। नहीं आ पा रहे हैं और अगर आपको सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है, तो आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको कनेक्ट करना हो, तो आप हमें हमसे संपर्क करके आप डॉक्टर राहुल गुप्ता से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको सेकंड ओपिनियन में ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप
कहीं दूर से या इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो भी टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है और आप हॉस्पिटल आके भी नोएडा ब्रांच में स्कॉट्स ओखला में आके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।